बढ़िया। बहुत अच्छा रहा। दो तीन बातें इस शिविर में मुझे स्पष्ट हुई। पहली बात कि शास्त्र अध्ययन, अभी जो तीन शब्द आए हैं बहुत कम समय के लिए आए, श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो ये जो श्रवण है यानी शास्त्र अध्ययन बार बार करके उसके अंदर प्रति शब्द उसका अर्थ जो है उसको आत्मसात करना, सुनना, पढ़ना, सुनना, सोचना और आचरण में लाने के लिए ही प्रयत्न करना। तो शास्त्र अध्ययन शास्त्र अध्ययन शास्त्र अध्ययन, तो इन्होंने कहा वो एक सटीक उपाय है। दूसरा, गलत को छोड़ने के लिए कोई साधना करनी ही नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स है इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसमें से मुक्त होने के लिए ये बहुत बढ़िया सूत्र मिला है। गलत को छोड़ने के लिए कोई साधना करनी नहीं है और हम सब मान के किसी न किसी साधना के अंदर रत है ही। और जो इन्होंने बताया कि सही में रहने के लिए हमें जागरूक होना है और सही वो लक्ष्य एक ही है, तो मुझे अपने लक्ष्य में स्पष्ट होना है। और लक्ष्य में स्पष्ट होने के लिए फिर से वही श्रवण, शास्त्र अध्ययन, ऐसी शिविरें, ऐसा वातावरण, बात तो आके यही रहती है। तो श्रवण से, शास्त्र अध्ययन से ज्ञान मिलता है, मगर हमारी जो बुद्धि है वो परेशानी करती है, पूर्व संस्कारित है। या मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ख्रिस्ती हूँ, और एक दृष्टिकोण से ही। तो यथा मति तथा गति, यदि मेरी मति, मेरी दृष्टि सृष्टि जैसी है वैसी पकड़ में आएगी। जो मैंने इस शिविर में से जो इन्होंने समझाया, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कार को एक कॉर्नर में रख के ओपन माइंडेड होके इसको ग्रहण करने के लिए मैंने कोशिश की और मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो इन्हों के पास से बहुत महत्वपूर्ण चाबी मिली। और आखिरी जो ये 5-7 मिनट के अंदर इन्होंने बताया, ये 4.5 क्रिया में से चित्रण में ही स्पष्ट होना है। तो निधि ध्यासन का मतलब क्या? ये 4.5 क्रिया यानी प्रिय हित लाभ, उसकी निरर्थकता मुझे इतनी स्पष्ट हो गई, इतनी स्पष्ट हो गई कि वो छोड़ने के लिए कोई प्रयत्न का सवाल ही नहीं है। चित्रण में मुझे निरंतर एक ही बात, न्याय, धर्म और सत्य को कहाँ तक प्रमाणित करने के लिए, कहाँ तक वो मेरा सहज आचरण बने, वहाँ तक के लिए इन्होंने जो बताया है वो अद्भुत है। इनके बारे में शब्द में इनको विवरण करना नामुमकिन है। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए तो जो हम मेडिकल वाले हैं ना, केस स्टडी होती है, हमारे पास तो केस स्टडी हाजिर ही थी। और वो केस स्टडी सामने वो कितना अपने जो कहते हैं कि लक्ष्य में स्पष्ट थे। जो इन्होंने कहा ना कि जो व्यक्ति जहाँ पे उसको मदद करके उसके लक्ष्य में स्पष्ट करने के लिए हमें सिर्फ मदद करना है, सिर्फ मदद करना है, यानी करुणा के स्तर में लाना है। और मेरे लिए एक बहुत प्रश्नार्थक हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ, वो अभी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं गिरीश भाई को मिलूँगा, सतीश भाई को मिलूँगा, कभी कभी आपसे बात करूँगा कि रवि भैया मानवीयता में स्थिर है, देव मानव में स्थित है, दिव्य मानव की स्थिति में वो कहाँ पे है, वो एक सोचने का विषय है। बहुत अच्छा लगा है।
आपका आचरण ही, आपका शब्द ही, जो आपकी एक चेतना से आपके हृदय से आ रहे थे, वो हमारे हृदय को तो पूरे पूरा छू गया है। वो कहते भाई हम तो आपके प्रेम में पड़ गए हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जाए, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा छाए। कहीं धूप धूप खिले कहीं कभी छाँव ढले, लंबी सी डगर से चले, जहाँ गम भी न हो जहाँ सू भी न हो, बस प्यार ही प्यार तले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले। सपनों के ऐसे जहां में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहाँ खो जाए। शिकवा न कोई गिला हो, कोई गैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। बस ऐसे गगन के तले। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। धन्यवाद सभी का। તો રજનીભાઈ અને મિનલબેન ને હા, તો રજનીભાઈ અને મિનલબેનના ઘરે અમે રોકાયેલા છીએ અને જે આપણે જોઈએ તો ઇવન જે સૂત્રમાં પણ અહીંયા જે લખ્યું છે એના ઉપરથી જ આપણને એમ વ્યવહારિક જિંદગીમાં પણ દેખાય કે દરેક માણસમાં એક સૂત્રતા થવા માટેની જે પ્રેરણા છે અને એક એવો જે ભાવ રહેલો છે, તો એવું અમને એમના ઘરે અનુભૂતિ થઈ. અને એમાંની એક રિયલ ઘટના પણ હું કહું કે અમે એક દિવસે એ લોકો અમદાવાદ મેરેજમાં જવાના હતા, એટલે એમના આવવાનું લેટ થવાનું હતું, તો એમને અમને એમના ઘરની ચાવી આપી દીધી. આમ તો દાદા હતા પણ છતાં પણ એમને એમના ઘરની ચાવી આપી દીધી કે લો તમે જાતે જ ખોલીને તમે અહીંયા એકદમ રહેજો. એટલે આ એક વિશ્વાસ અને જે તાલમેલપૂર્વક એમનો જે ભરોસો છે, અને આ રીતે આ એક સમાજ માટે પણ બહુ પ્રેરણાનું સ્વરૂપ છે. અત્યારે આપણે જોઈએ તો અત્યારના જે જમાનો જે દિશામાં અત્યારે જઈ રહ્યો છે, ક્યાંક આ હૂંફ ઈચ્છે છે પણ એ પ્રમાણના સ્વરૂપમાં દેખાતી ઓછી દેખાય છે. એ આ ધીરે ધીરે આ જર્નીમાં આવા પરિવારો અને આ એક ભાવથી જ્યારે રાખે છે તો ખૂબ અમને ખૂબ મજા આવી રજનીભાઈ. અને એમનું એ સિવાય પણ જે જોડે જોડે અમે બેસતા તો એ ખબર પડી કે ભાઈ એ પણ જે શિક્ષામાં લાગેલા છે શિક્ષક તરીકે,
તો એમનું કમિટમેન્ટ જે સવારે 7 વાગે નીકળી જાય છે અને રાત્રે લગભગ 9, 9:30 ઘરે આવે છે, તો એટલું એક સ્કૂલ, એના પછી ક્લાસીસ અને એ રીતે પણ એક એમના એ ઉપરથી એક શ્રમની જે અભ્યાસની વાત છે એ એમના જોડેથી મને જોવા મળી અને ખૂબ મજા આવી અમને. અને હું આમંત્રિત કરું છું કે વિસનગર આવો, અમારા ઘરે પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. બીજું ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ ને તો એવું દેખવા મળે કે એમને ઓલમોસ્ટ પરિવારની જેમ જ રાખેલા. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ, જેમ અમને શરદી ખાંસી આવું થયેલું ને, તો કે આ બધું પડ્યું અહીંયા મૂકેલું છે, તમારી રીતે યુઝ કરજો. એટલે પહેલા દિવસ તો કરીને બીજા દિવસે સામેથી ખોલીને આપ્યું કે વાપરો. ડબ્બો આખો પેક હતો, અમેઝોનમાંથી મંગાવેલો હતો, પણ કે મૂળ તમે અત્યારે એનો યુઝ કરો, તમારે એની જરૂર છે. એટલે એટલી હદ સુધી ટૂંકમાં એ ધ્યાન રાખતા. ઘરમાં પણ ટૂંકમાં એટલી બધી વસ્તુઓ જે આપણે યુઝ ના કરતા હોય, પણ આમ નોર્મલી શેમ્પૂ ને એક અલગ અલગ વસ્તુ એટલી એમને ધ્યાનથી મૂકી હતી. દાઢીનો સામાન, સેવિંગ ક્રીમ, હા, એટલે આપણે નોર્મલી લઈને આવતા હોય, પણ એમને એટલું ધ્યાનપૂર્વક ટૂંકમાં દરેક વસ્તુ ત્યાં મૂકી. હા, વડ ના પડવી જોઈએ. એટલે સારી એવી એકદમ સુવિધા અને દરેક રીતે આપ્યું. એમનો ભાવ અમારી જોડે પહોંચી ગયો, સરસ રીતે એમને રાખ્યું. તમે પણ વિસનગર આવો, ઘરે રહો, અમને પણ એ ટૂંકમાં લાવો આપો સેવાનો, એવી ઈચ્છા. સૌ પ્રથમ તો અમારી એન્જલ શાળા પરિવાર અમારો પર વિશ્વાસ રાખી અને ગેસ્ટને અમારા ઘરે મોકલ્યા તે બદલ એમનો આભાર. અને અત્યારે શું છે કે સમય એવો છે, સિંગલ કુટુંબ અથવા તો એક બાળક કે બે બાળક હોય તો અત્યારે તો હજી ગેસ્ટ આવે છે થોડા ઘણા, પણ ધીરે ધીરે મને લાગે છે ગેસ્ટ નામનું પ્રાણી વિલુપ્ત થઈ જશે, એન્ડેન્જર્ડ. કેમ કે અત્યારે નો વન હેવ ટાઈમ ફોર નો બડી. આપણે પોતે જ કોઈના ત્યાં ગેસ્ટ થઈને જતા નથી. આપણે રોજે રોજની દૈનિક ક્રિયાઓને પ્રાયોરિટી આપતા હોઈએ છીએ. એક દિવસ પણ આપણો બગડે ને આપણને આર્થિક નુકસાન જાય એ આપણને પોસાતું નથી. ઇવન ફેમિલી મેમ્બરને પણ ટાઈમ નથી આપતા. હું સવારે 7:15 નીકળતો સ્કૂલ જવા, બપોરે 1 કલાક જમું, પછી ટ્યુશન ક્લાસ, અને રાત્રે હું 9:30 ઘરે પહોંચું. એટલે હું 7:15 નીકળું અને અમારા ગેસ્ટ 8 વાગે નીકળે ઘરેથી, અને હું ઘરે 9:30 પહોંચું, ગેસ્ટ 10 વાગ્યા જેવા આવે, તો હું પણ ગેસ્ટ જ બની ગયો છું. આ પૈસા કમાવાની લાઈમાં કે જે પણ હોય, કે આપણો જે ટીચિંગનો શોખ છે એ પૂરો કરવા માટે કે જે રીતે, પણ આપણે પોતાના સ્વયં માટે પણ સમય આપણે આપતા નથી. એ પણ મને શું છે કે આ ગેસ્ટ આવે તો મને વધારે સારું લાગે છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી જ્યારથી પણ એન્જલ્સના જૂથમાં અહીંયા જ્યારે કાર્યક્રમ થાય, જુદા જુદા ગેસ્ટ આવતા હોય, જેમ કે નાયક સાહેબ આવ્યા હતા જાબુઆથી, તો એમનો અત્યારે ડેઈલી મોર્નિંગમાં એક વોટ્સએપ મેસેજ આવતો હોય છે મારા ઘરે મોબાઈલમાં. એટલે અને હું રોજ વાંચું છું, તો ઇનડાયરેક્ટલી જેવી સાથે કનેક્ટ જ રહું છું રોજે રોજ. અને મારી પોતાની જે સમસ્યાઓ છે એનું પણ સમાધાન થતું જ હોય છે. જેમ કે એકવાર સાહેબનો ઓનલાઈન હતું, ટીવી ઉપર વિસનગરથી ચાલતું હતું, સુરેશ કાકાનું. એમને કહેલું કે માઇકલ જેક્સનને પણ એક દુઃખ હતું, એને ઓડિયન્સ નહોતું મળતું, પૈસાની તો એને કોઈ અભાવ પ્રોબ્લેમ નહોતો. સેમ ટુ સેમ મારે પણ 2-3 વર્ષ પહેલાં સ્ટુડન્ટ્સ ઓછા આવતા ટ્યુશનમાં, પૈસાનો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ હતો જ નહીં. અને પછી સ્કૂલ જોઈન કરી તો મને અહીંયા 50-50ના 4 ક્લાસ મળી જાય છે ટીચિંગ માટે. તો આપણો સવાર 1 વાગ્યા સુધીનો સમય બહુ સારો જતો હોય છે. અત્યારે પછી મને સ્ટુડન્ટ મળે ના મળે એનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. તેમ છતાં લોકો વિશ્વાસ રાખી અને કામ આપે છે, તો એ હું અત્યારે કરું છું. અને ગેસ્ટ આવે એ તો બધાને ગમતું જ હોય છે, પણ અત્યારના સમયમાં ગેસ્ટ પણ લગભગ ઓછા આવતા થયા છે. પણ જેવી સાથે જોડાવાથી આપણે જે માનસિક પ્રોબ્લેમ જે હતા એ ઘણા બધા સોલ્વ થઈ જાય છે. બ્લડ પ્રેશર પણ નથી રહેતું. એકવાર બાયપાસ પણ કરેલું છે છતાં. સારું, અસ્તુ. હું ખાસ તો મિનલ ભાભી માટે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીશ
કારણ કે મેં જોયું છે કે જેટલી વાર જેવીનો પ્રોગ્રામ થાય એટલે રજનીભાઈ પહેલાં મારા ઘરે મોકલજો. અને કેટલા ખબર છે કે 8-10 માણસો તો આરામથી મારા ત્યાં રહેશે જ. એટલે મને એટલી ખબર છે કે રજનીભાઈ બોલે છે પણ બેકએન્ડમાં ભાભીનો પૂરેપૂરો એટલે મને support ખબર છે કે મારા વાઈફ હેન્ડલ કરી શકશે, કોઈ વાંધો નથી એમ. હા. અને રજનીભાઈ અમારા આમ તો જોવા જઈએ ડીસાના એક બેસ્ટ મેથ્સના ટીચર છે અને આપણી શાળામાં જોડાયેલા છે. પણ ભાભી ખાસ તમે 2 શબ્દો કહેશો? કારણ કે તમારા માટે તો કૃતજ્ઞતા ગઈ વખતે પણ મને એમ થયું કે કારણ કે જેટલા લોકો એમના ઘરે રહે છે ને એટલા આત્મીય ભાવથી રહે છે. હા. જે જાબુઆથી સાહેબ આવ્યા હતા ને એ કહેતા હતા કે તમારા વાઈફને જેવીની એટેન્ડ કરવાની જરૂર નથી. એવું મને કેમ સમજણ જે છે ને એના કારણે. દીદી એકદમ નિખાલસ હોય એમ રાતે એમ જનરલી અમે 10-10:15 પહોંચીએ ને તો બી એમ જેવા અમે જઈએ ને એવો ગેટ ખોલીને તૈયાર જ હોય એમ. તો ઓલવેઝ ગેટ એ જ ખોલે અમે જઈએ ને એટલે, અને પછી બધા બેસીએ શાંતિથી વાતો કરીએ. તો એમને એવું ના થાય કે ટાઈમ થઈ ગયો છે યાર, આ લોકો આવ્યા નથી, લેટ થઈ ગયું, અમારે બી સુવાનું હોય. ક્યારે એમનામાં એ ભાવ નથી દેખાયો. અને બાળકો બી હતા તો બી મતલબ રોજ પૂછે. પહેલા દિવસે પૂછ્યું કે એમને કંઈ જોઈએ છે તો ના પાડી, તો બી એ રોજ પૂછે કે હજી બાળકોને હોર્લિક્સ જોઈએ, આ જોઈએ, તે જોઈએ, તો મારા ઘરે પડ્યું છે. તો એમનું એ મતલબ બહુ જ સરસ હતું, કેરિંગ નેચર હતું એકદમ. એમ કે અમે બી આવ્યા છીએ તો એઝ અ મોટી દીદી તરીકે એમના ઘરે રહેતા હોય ને એવો જ એમનો એક ભાવ હતો. આપણે નોર્મલી તો ગેસ્ટ આવતા ને એટલે પહેલા 1-2 દિવસ આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કરતા હોઈએ ગેસ્ટનું પણ કે અમને પણ અમારા આ વખતના જે ગેસ્ટ હતા ને બિલકુલ નોન વાયોલન્સ, નિરુપદ્રવી હતા. એમ નિરુપદ્રવી શબ્દ મારા એક મિત્રએ આવેલો એક વખત, પણ એમનું એટલે એમાં શું છે કે એ લોકો એમને જ્યારે જેમ કે પાણીની જરૂર હોય તો જાતે જ બોટલ કિચનમાં જે માટલું હોય તેમાંથી લઈ લેતા, અમને કશું કહેતા નહીં. અને એ લોકો એમની રીતે જ બધું મેનેજ કરતા. જેમ કે એમને કહ્યું કે કપડાં ધોવા માટે વોશિંગ મશીન છે, તમે એનો યુઝ કરો, પણ એ લોકો લિમિટેડ જ યુઝ કર્યો અથવા નથી કર્યો, મને ખબર નથી. તો એ લોકો પણ પોતપોતાની રીતે જ સારી રીતે મેનેજ કરતા હતા, જેથી હોસ્ટને તકલીફ ના પડે. ના ના અમારા ઘરે તો કોઈ પણ આવે તો એવું કંઈ લાગતું નથી કે હેરાન થાય, પરેશાન થાય. એમ ગમે કોઈ પણ આવે તો. અને અમે પણ મોટા કુટુંબમાં ભેગા જોડે રહેલા છે પહેલેથી, પિયરમાં પણ અને સાસરીમાં પણ. એટલે એવું કંઈ લાગતું જ નથી કે અમારા ઘરે આવ્યું ને અમે એની કોઈ સ્પેશિયલ કેર કરીએ છીએ. જે નોર્મલ અમારા ઘરમાં બધાની કેર થતી એવી જ થતી હોય છે, પણ એ લોકોને કોઈ એડવાન્સ લાગતું હશે. એટલે અમદાવાદની પોળોમાં રહેલા હોય ને એ લોકો પછી આ રીતે ફ્લેક્સિબલ જ હોય, બધા સાથે મળીને જ રહેતા હોય. हाँ बहुत सारे अभ्यास होते ही रहे हैं और भैया जो पूरे सत्र 7 दिनों में आकर्षण कराते रहे, ध्यान आकर्षण, जैसे कि पुस्तक में पढ़ते हैं तो कर्मा अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, चिंतना अभ्यास, फिर भैया ने बताया कि इसमें लिखा नहीं है कि शास्त्र अभ्यास, पर वो सबसे पहला अभ्यास है. जब तक शास्त्र अभ्यास नहीं होता है तब तक आगे की बात नहीं होने वाली. तो ये एक चीज़ बहुत और स्थिर हुई. एक स्थिर पहले से, जैसे मैंने बताया कि परिचय शिविर करने के बाद ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि ये करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये नहीं हो रहा है, घर में ये नहीं हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के आते हैं. तो उसमें एक ही आंसर मेरा तो स्थिर हुआ था कि अध्ययन करें, अध्ययन करें. उस स्थिरता को और ज़्यादा बल इससे मिला कि शास्त्राभ्यास करना है. और शास्त्राभ्यास क्या है, तो लास्ट जो शिविर हुआ, अध्ययन शिविर विसनगर में दिसंबर में भैया का, तो उसमें भी यही मेरे में यही स्थिर हुआ कि ये जो भैया ने अभी चित्रण वाला चार्ट रखा कि 4.5 क्रिया में जो चित्रण बन रहे वो ऐसे ही बने जा रहे, तो उस चित्रण को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, पर नए चित्रण को स्थापित कर सकते. और वो जो नए चित्रण को स्थापित करने का जो योग पद्धति है वो यही है शास्त्राभ्यास. तो एक
मानवीयतापूर्ण आचरण कैसा हो सकता है, अगर उसको अपने में स्थापित करना है तो मानवीयतापूर्ण आचरण का अध्ययन करना ही पड़ेगा, जो कि शास्त्राभ्यास है। तो उसको जितना करते जाएंगे उतना अपने में वो स्थिर होता जाएगा, और जितना वो स्थिर होगा उसको जीने की आशा बनती जाएगी, और यही सूक्ष्म से कारण और कारण से तीव्र इच्छा की तरफ जाएगा। तो बहुत सारे सत्रों से बस यही निकल के आ रहा है कि तीव्र इच्छा कैसे बने, इसके लिए ही काम करना है और उसमें लगे हुए हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो नागराज जी के प्रति ही कृतज्ञता, उसके बाद सभी वरिष्ठ प्रबोधकों के प्रति कृतज्ञता, अभी रविकांत भैया के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता भैया, जिस सरलता से आपने इसको रखा है और अभ्यास करके दिखाया भी है। साथ ही साथ एंजल परिवार पूरा, उनके प्रति भी कृतज्ञता। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं पालमपुर में रहता हूँ और मेरे दोनों तरफ, एक तरफ विसनगर है और एक तरफ डीसा है, तो दोनों को लाभ हम ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा मतलब माहौल बना हुआ है कि हर 2-4 महीने में कुछ ना कुछ एक्टिविटी दोनों जगह पे होती ही है। तो आप सभी के प्रति, सभी के प्रति दिनेश भाई, आप सभी परिवार के अभी प्रति पालमपुर भी बहुत बनने जा रहा है। जरूर बनाएंगे, पूरा विश्व परिवार बनाना है। तो बस इतना ही मेरी तरफ से, धन्यवाद। अपनी अभ्यास शिविर में मैं आया था और मेरा भी यही था कि पुस्तकों तो मैंने जब पहली बार चालू किया, जब करीब 2020-21 में, तभी से ले लिए थे। लेकिन पुस्तक को मैंने बोलूँ तो जैसे जैसे गोष्ठी में जुड़ता था, मैं ऑनलाइन गोष्ठी में जुड़ता था, तो वहाँ पर जो पठन चलता था ना, वही पुस्तक मेरा खुलता था और उसमें मैं कुछ पढ़ पाता था। और उसमें भी जिस तरह से भैया ने बोला कि आपको 100 पठन करना है, वो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि उसमें तो मैं 1 या 2 पेज, उससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि उसमें एक मैं लाइन पढ़ूँ, उसके अंदर मुझे उसकी परिभाषा देखनी पड़े, उसकी परिभाषा देखूँ, उसके आगे भी परिभाषा देखनी पड़े, तो कहाँ कहाँ पहुँच जाता था और मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता था। तो मेरी ये एक दिक्कत रहती थी, इसलिए पठन ठीक से नहीं हो पाता था। तो मेरी जो गोष्ठी चलती थी सुबह मॉर्निंग में, वहाँ पर मैंने पठन किया हुआ है और मेरे जो 5-6 पुस्तक हमने अभी तक पढ़े हैं 4-5 साल में, तो उतने मेरे हुए। बाकी तो मेरे पास जो पुस्तक पढ़ी हुई है वो ऐसे ही पड़ी हुई है, उसको मैंने खोला भी नहीं अभी तक, इस तरह से भी है 5 साल होने का फिर भी। लेकिन भैया ने अभी हमारे सबके लिए एक निष्ठा बना दी है कि आपको अगर, अभी तक मैं बोल रहा था कि मैं इतना सारा, इसके अलावा भी मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है, लेकिन ज्ञान तो मैंने बहुत सारा ले लिया, लेकिन मेरे आचरण में क्यों नहीं आ रहा है। और सबसे इसमें तो विद्या में बोल ही रहे कि जो पहला प्रमाण है आपका परिवार है। तो घर वाले तो मेरे को बोलते ही थे, अब करते तो बहुत कुछ हो, बोलते भी अभी तो अच्छा हो, विद्या के बाद बोलने भी लगे कि नहीं बोलते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन दिखता तो कुछ नहीं है। वो तो प्रमाण उन्होंने दिया था, बच्चे भी देते थे कि भाई बोलने में फर्क पड़ा है, लेकिन आचरण में नहीं दिख रहा है। तो अभी मालूम पड़ा कि आचरण में कैसे दिखेगा, शास्त्राभ्यास करूंगा, मेरे आचरण में आएगा, मूल्य मेरे में दिखाई देगा, उसी तरह से मैं लोगों के साथ व्यवहार कर पाऊंगा तो ही हो पाएगा। तो हम सबको यही करना है, शास्त्राभ्यास शास्त्राभ्यास शास्त्राभ्यास। नमस्ते सभी को। मेरा अभी शॉर्ट समय में दूसरी बार डिसा आना हुआ। गिरीश भाई के साथ ये 3 साल से शायद परिचय एक जीवन विद्या के हिसाब से हुआ। हमें एक समाज के थे, लेकिन इतना गहरा परिचय नहीं था। और इस वक्त तो ऐसा हुआ कि गिरीश भाई के घर पे ही मैं रुका था, तो एक नज़दीक से परिवार का परिचय हुआ। तो जब हम परिवार में रहते हैं तो हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, काफ़ी एक सहजता में हमारा डिस्कशन होता है और काफ़ी एक नज़दीक आते हैं। गिरीश भाई फर्स्ट टाइम मिले थे तो मेरे को लगा था कि गिरीश भाई काफ़ी इंटेंसिटी के साथ समझने के में आगे बढ़े हैं और ये तीव्रता मेरे को दिखती थी। और ये 2-3 साल में मैं देखता हूँ तो काफ़ी हद तक ये संस्थान खड़ी होने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं गिरीश भाई और सतीश भाई, पूरे टीम इधर डिसा की। जब कोई एक संकल्पित होता है तो वो डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कदम लेते हैं तो उसका कुछ परिणाम आता है और उससे कुछ प्रभावित होते हैं और कुछ फायदा मिलता है और सबके एक वातावरण बनता है। तो ये मेरे को दिखता है कि आने वाले समय में डिसा में एक बहुत बड़ा वातावरण बनने जा रहा है।
सतीश भाई और गिरीश भाई का परिवार मैंने देखा कि एक पार्टनर नहीं है, लेकिन एक दोनों भाइयों है। और वो दोनों सतीश भाई, गिरीश भाई और मीना बहन और दीपा बहन, ये उसके जो इंटीमेसी है वो मैं काफ़ी नज़दीक से देखा कि इतने आत्मीयता के साथ ये रह रहे हैं। सुबह में वॉकिंग करने से शाम को जब सोते तक भी एक दूसरे के घर पे कुछ भी आना जाना, नाश्ता, कुछ भी इधर खाना उधर खाना, तो बहुत बढ़िया वातावरण मेरे को भी सीखना मिला। इस शिविर में, अभ्यास दर्शन के शिविर में भैया, मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपके आचरण से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। आपने जिस तरह से अभ्यास दर्शन का अभ्यास हमको सिखाया ना, आप जो भी बताते थे, लेकिन आपका जो अभ्यास, आपका जो ध्यान बना रहता था न्याय के प्रति, निष्ठा के प्रति, और वो जो धीरता के प्रति और वीरता, न्याय दिलाने के प्रति, मैं देख पाता था कि भैया कितना सतर्कता से साथ बने रहते हैं और किसी को भी अन्याय न हो जाए, किसी को भी मेरी तरह से कुछ ठेस न लग जाए और मैं जो कहना चाहता हूँ उस तक पहुंच पाए। उन्होंने उस दायित्व के साथ, इधर जो दायित्व के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हुए, तो वो पूरा निभाया। मैं तो बहुत ही एक, भले लाइन टू लाइन हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जो दायित्व भैया ने निभाया है ना, मैं भैया बहुत ही कृतज्ञता हूँ। और पूरे जो अध्ययन के लिए पूरी जो टीम है उसके वती मैं आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने जिस तरह से निष्ठा से आपने जो प्रयत्न किया है ना मानवीयता चित्रित करने का, वो उसमें आप बिल्कुल सफल हुए हो। हमें लग गया है कि जो भी अभ्यास करना है तो अभ्यास का लक्ष्य क्या है। पहले तो आपने लक्ष्य बिठा दिया कि मानवीयता कैसे चित्रित हो जाए। मानवीयता चित्रित होने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा, उसके लिए बारंबार आपने पुस्तकों के जो भी रेफरेंस देके, देखो आपने ये प्रश्न बताया तो उसका मैं बताता हूँ, इधर अभ्यास दर्शन में लिखा है उसका जवाब, इधर मानव व्यवहार दर्शन में लिखा है, अनुभव दर्शन में लिखा है। ऐसा करके हमको आपने पुस्तक पढ़ने के लिए बहुत ही एक रसास्वादन करा दिया है कि मैं खुद की बात करता हूँ तो मेरे को जो अभी सुनता था, मैं वीडियो सुनता था, लेकिन बुक लेके पढ़ने की जो बात है ना, वो इतना एक नहीं हो पाता था। तो ये तो मेरे को बन गया है कि बार बार पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे तो ये मानवीयता का चित्रण बनेगा। भैया ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमको बताया है। मैं पूरे जो ग्रुप है उसको भी धन्यवाद देता हूँ मेरे उत्साहवर्धन के लिए। आप सभी आए और हम सब साथ मिलके एक 7 दिन एक अच्छे तरह से सिंसियरिटी से हम जो अभ्यास किया, वो सबको, आप सबको मैं आपके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो बहुत ही पूरा ग्रुप और भैया आपके प्रति पूरे परिवार के आपने जो जो बताया, पूरा परिवार का ही आपने बताया। बाबा जी का जो उदाहरण देके आपका परिवार का है, आपका खुद का, तो ये तो पूरा हमको एक बिल्कुल एकदम स्पर्श हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऐसा ही जीना है, ऐसा ही जीना है। आगे जो बात है भैया, लेकिन हमको तो अभी क्लियर दिखता है कि हमारे लिए तो हाईवे एक बिल्कुल क्लियर है कि हमको आपके जैसा बनना है। अभी तो बाबा जी का तो एक आपको संपर्क रहा, संबंध रहा, साथ में रहे हैं तो आपको पूरा ये व्यवहार में दिखता है, लेकिन आपका जो व्यवहार है ना हमको बिल्कुल स्पर्श हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। गिरीश भाई, सतीश भाई, आप परिवार के सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद। एग्जैक्टली ये जो जीवन विद्या पकड़ में आया उसमें उनका रोल है, मेरी लाइफ में तो है, क्योंकि मुझे जितनी बार मिलते हैं ना एक ही बात बोलते हैं, आप में बहुत संभावनाएं दिखती है। आप में, मैंने कहा ऐसा क्या दिखता है, मुझे नहीं दिखता है, आपको दिखता है।
और आज जो भी है, जैसे ये वर्ष तो मुझे पूरा याद है, आपने कई बार मुझे बोला है कि भाई आप में संभावना, और इसकी हमारी शुरुआत भी जो डीसा भी है उस तो पूरे समर्थ परिवार को हमारी कृतज्ञता है, क्योंकि वहाँ से ही कुछ जर्नी जो अभी शुरू हुई, जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ शिविर करना, फिर छोटी छोटी चीज़ों को कैसे मैनेज करना, किचन को लेके, फिर सारी चीज़ें हम बहुत कुछ सीखे हैं आप लोगों से। और शिविर का आयोजन भी, और साथ में शिविर करने के लिए भी जो प्रेरणा मिली वो वहाँ से ही, समर से ही मिली है। तो पूरे समर डायमंड के परिवार को भी बहुत बहुत कृतज्ञता है हमारी तरफ से। धन्यवाद। બેન 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 આવી જાઓ. ના ચાલે, 7 જન્મનો સાથ છે. ના આવવું પડે, કમ્પલસરી કમ્પલસરી. હાથ બોલતા નહીં, કારણ કે એકલા સારા નથી લાગતા. આવો ને બેન આવી જાઓ. હાથ પકડવા આવવું પડશે પછી. એટલે તમે બધાએ કીધું એટલે હું તો ક્યારનો કહેતો તો મનમાં પડે કે ના, બાબાજી પરિવાર સાથે જ કીધું છે, પરિવાર જોઈએ. અને ખરેખર પરિવાર વગર આ શક્ય પણ નથી ખરેખર જોવા જાવ તો જે એન્જલ્સ જે એને કીધું છે દેવદૂત, તો માનવીયતાના જે દેવદૂત છે ને એ એમાં રવિકાંત ભૈયા દેવદૂત છે, આપણા સુરેશભાઈ દેવદૂત છે, ગિરીશભાઈ, અને તમે લોકોએ જે આખું વાતાવરણ પૂરું પાડ્યું છે ને સતીશભાઈ, ગિરીશભાઈ અને સમર્થ ડાયમંડ, આવું વાતાવરણ હોય તો જ અમારા જેવા અહીંયા શિબિર આવીને અટેન્ડ કરી શકે ને કંઈક જ્ઞાન મેળવી શકે. बाकी बुक्स तो हमें हम लोगों ने 2019 में ये बुक्स खरीदी थी, जब निकोरा हम लोग शिविर करने गए थे 2019 में सभी बुक खरीद ली थी. ऐसा अहंकार भी था कि वो पीएचडी कर लिया है, इतनी सारी बुक्स पढ़ ली है बड़ी बड़ी, ये छोटी छोटी बुक तो अभी खत्म कर देंगे, ऐसा अहंकार था. और जैसा रवि भैया बोलते थे ना ऐसा ही होता था मेरे साथ. जैसे ही बुक खोलने बैठता था नींद आ जाती थी, क्योंकि कुछ समझ में आता ही नहीं था तो नींद आनी थी. तो फिर उसको रख दिया वापस. तो फिर वो ज्योत जलानी शुरू की सुरेश भैया ने. सुरेश भैया ने ज्ञानोदय गोष्ठी ग्रुप में पहले तो गीता जी पढ़ाया हमको, सैटरडे और संडे गीता जी पढ़ाते, हम गीता जी के सत्र में जुड़ते थे. फिर पता चला कि गीता जी तो वो साइड वाला है, वो मेन काम तो मंडे टू फ्राइडे ज्ञानोदय ग्रुप है, और वो शिविर तो किया हुआ ही था, तो वो बीज रूप में तो पढ़ा ही था, तो ज्ञानोदय ग्रुप में जुड़ गए. और फिर ये सब बुक बाहर निकली ऊपर से, एक के बाद एक. जीवन विद्या एक परिचय निकली, फिर अध्ययन बिंदु वाला निकला, मानव व्यवहार दर्शन निकला, कर्म दर्शन अभी चल रहा है. और साथ में समर्थ डायमंड में शिविर किया, महेंद्र भैया का शिविर किया, मानवीय चेतना विकास मूल्य का. इन्होंने पहला शिविर सीरियसली निकोरा में नहीं किया था, तो दूसरा से उनको बोला कि भाई मुझे सोम भैया का दूसरी बार अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा था पहली बार का. तो दूसरी बार उन्होंने समर्थ डायमंड ने सोम भैया का शिविर किया, और तब से वो ग्रुप में भी जुड़ गए 5:30 से 7. तो अभी मेरा रोज का 5:30 से 7 और 7:30 से 8:30 वो अध्ययन चलता है. और अभी तो रिटायर्ड हो गया हूँ, तो रिटायर्ड होने के बाद तो और अध्ययन की यात्रा आगे बढ़ेगी. अभी रिटायरमेंट के बाद थोड़ा भटक भी गया था, क्योंकि वहाँ गार्डन है, तो क्या है कि ये गोष्ठी खत्म होने के बाद जब भी फिर से बुक लेकर बैठता हूँ तो वही प्रॉब्लम फिर से आता है कि वो सो जाता हूँ फिर से. तो क्या है, गार्डन में काम करना अच्छा लगता है, तो गार्डन में चला जाता हूँ. 1 बजे फ़ोन करती है, मैं बोला अभी आता हूँ. 1:30 बजे फ़ोन करती है, अभी आता हूँ. 2 बजे घर आता हूँ खाने के लिए. अभी बोला इससे तो अच्छा आप एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में थे वापस चले जाओ उधर यहाँ इतना काम करना है तो फिर वहाँ अच्छा था आपके लिए. तो आप अध्ययन तो करते नहीं हो, और ये काम, ये फालतू काम चालू कर दिया आपने. बोला अभी मुझे भी थोड़ा ध्यान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा थोड़ा, इसमें ज़्यादा अध्ययन, क्योंकि अभी भैया ने बता दिया ना, अध्ययन अध्ययन अध्ययन, इसके सिवा कोई उद्धार नहीं है. तो अभी वो अध्ययन में फिर आगे चलेंगे. और अभी तो आप लोग हमारे साथ है ही, तो कभी भी मुश्किल होगी अध्ययन में तो हम लोग आपसे मार्गदर्शन लेंगे. तो भैया अभ्यास दर्शन अभी सुबह शुरू हुआ है हमारी गोष्ठी में भी 5:30 से 7. तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इतने दिनों की शिविर में अभ्यास दर्शन पूरा पुस्तक तो पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानोदय गोष्ठी ग्रुप में भी मानव व्यवहार दर्शन पूरा 1 साल चला था. अभी पता नहीं कर्म दर्शन तो 1 साल से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि आधा पेज ही हम पढ़ पाते हैं, पूरी गोष्ठी में आधा पेज पढ़ पाते हैं 1 दिन का. तो मुझे ऐसा तो नहीं था कि पूरा पुस्तक यहाँ खत्म होगा, लेकिन बहुत अच्छा चर्चा हुआ. और ये बेटी के प्रति कृतज्ञता, ये हमारे ग्रुप की अर्जुन है, क्योंकि अच्छा अभ्यास तो इनकी वजह से ही हो गया. क्योंकि ये सब है ना, पढ़ते तो है, साथ साथ में रियल केस स्टडी जो मिलता है ना, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है.
और हम लोग जहाँ ठहरे थे नैनाबेन में, इतना कृतज्ञता उसके प्रति, इतनी हमारी ख्याल रखती थी कि हमको ऐसा लगा कि यार ये कितना सुबह 5 बजे उठ जाती है वो, और स्कूल के लिए 7:20 को तो वो निकल जाती है। उनके हस्बैंड रात को 12 बजे आते हैं, तो रात को 12 बजे उठ करके फिर उसको खाना देना, फिर हमारी सेवा करना, तो हमको थोड़ा ऐसा ओड लग रहा था कि यार इतना बिजी है और उसमें से हम जाकर उसमें पड़े तो हमारा भी इतना ख्याल रात को, मतलब वो गिर गाय का दूध बना करके लाती है नहीं वो, मतलब और हम लोग मना करते हैं फिर भी इतना वात्सल्य भाव कहीं नहीं देखा मैंने, इतना वात्सल्य भाव। और फिर हमने जब शिफ्ट कर दिया वहाँ स्कूल में, तो वहाँ भी देखने आए रूम में क्या आप अच्छी तरह से, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो सामान में वापस ले जाती हूँ तो वहाँ देखने आए, आज भी मिले थे, बोले आप शिविर खत्म होके घर होके जाना। तो इतना भाव मैंने कहीं पर नहीं देखा। रियली ये तो बहुत बड़ा परिवार हो गया, जीवन विद्या परिवार तो रियली बहुत बड़ा हो गया। आप सबका स्वागत है। अभी मैं जामनगर में रहता हूँ, तो वहाँ आप कभी भी द्वारिका जाओ, दर्शन करने जाओ, कभी उधर से निकलो, श्योर आना, क्योंकि हाईवे पर ही घर है तो बहुत नज़दीक है, जरूर आना आप सब। वहाँ पर आपको जितना हो सके इतना हम सत्संग करेंगे। हमारी भाषा में तो सत्संग ही बोलते हैं ना, तो मध्यस्थ दर्शन का ही सत्संग करेंगे, है ना इनको सत्संग शब्द पसंद नहीं है, पता है, लेकिन मध्यस्थ दर्शन का सत्संग करेंगे हम लोग, है ना। खूब खूब धन्यवाद, सभी के प्रति खूब खूब कृतज्ञता, और इनके प्रति काफ़ी कृतज्ञता, काफ़ी साथ दिया है ये दर्शन की यात्रा में। और इनका भी ऐसा ही है, ज़्यादा आचरण में ज़्यादा है, बोलने का कहूँ 2 शब्द भी नहीं बोलेगी, लेकिन आचरण में बहुत ज़्यादा है, वो दिखता है मुझे। इनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जी। धन्यवाद। ધન્યવાદ વેટલાની સર। તમે જામનગરથી કેવી રીતે બાય બસ આવ્યા હતા કે? क्यों आया मैं, क्योंकि रविकांत भैया है ना, समर्थ डायमंड में गोष्ठी में जुड़ते थे, तो इनका बोलना ऐसा सौम्य था, तो ये भी सुनती थी कि बोला कितनी अच्छी तरह से भैया पढ़ाते हैं, कहीं भी उसका आवेश कोई नहीं दिखता है, कितने भी आप प्रश्न करो, कितना भी पार्टी से, वो इतना सौम्यता दिखता था। तो उनको सुनने के लिए फिर मैं उसको आना ही था। 500 किलोमीटर के 1000 किलोमीटर होता भी भैया के लिए तो आएंगे ही, और भैया तो खुद अमरकंटक से आए यहाँ पर, तो हमारा 500 किलोमीटर उनकी कंपेयर में तो कुछ नहीं है। धन्यवाद भैया। हेलो। तो मुझे इतनी स्टेज पे बोलने की आदत नहीं है, पर मैं कहना चाहूँगा कृतज्ञता, क्योंकि मैं ऐसे वो लक्ष्य को थोड़ा और अच्छे से समझ पाया, जिसकी वजह से मेरे थॉट प्रोसेस चेंज होगी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन मोर। मेरा कोडिंग और वो सब करने की वजह से थॉट प्रोसेस ऐसी थी, यहाँ पे ये गलती हो सकती है, वहाँ पे वो गलती हो सकती है, पर वो थोड़ा चेंज होके इम्प्रूवमेंट की डायरेक्शन में सोचना, वो शायद थोड़ा बन पाएगा, और आज आगे जो भी गति बने वो। हाँ, ये सेकंड है इन पर्सन, पर मैं ऐसे बैकग्राउंड में चीज़ें सुनता रहता था या फिर रीड करता रहता था। और अंजलि ने भी बहुत अच्छा साथ दिया 6-7 दिन। नमस्ते सबको। यहाँ पे ये चीज़ मैंने पहले सीखी कि एवरीवन अराउंड, यहाँ पे जो भी आपको मिले वो आपसे स्माइल करके ज़रूर बात करेगा। ऐसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पे, जो कि यकीनन बहुत ही ज़्यादा लाइक इट्स गोना बी इन माई मेमोरीज, कि मैंने यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे कि सर योर स्कूल, यहाँ पे जो प्रोवर्ब्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो बोर्ड्स है, द कलरफुल बोर्ड्स, लेट मी स्पेसिफाई, कि बच्चों का जो भी एक इम्प्रूवमेंट है ना, एज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़, वो आई गेस दर्शन की वजह से हाउ डू वी से प्रमाण के साथ दिखता है। सो जो दूसरी स्कूल भी हमने देखी, बहुत स्मॉल डिटेलिंग्स थी वहाँ पे, ग्रीनरी से लेके बच्चों से के ख्याल रखने से लेके वहाँ की जो विमेंस काम कर रही है वो हमें स्माइल करके अटेंड कर रही है। सो आई बिलीव वो जो इन्वायरमेंट वाली बात सर आपने कही थी, ये जो भी आपके प्रयत्न है, आई गेस जो आपने एक वातावरण बनाया है, एंड वो एविडेंस के साथ दिखता है यहाँ पे। आई होप कि यहाँ से जाने के बाद भी हम लोग उसको उसी तरीके से लें। यहाँ पे मैं बहुत से नए लोगों से मिली, आई एम रियली ग्रेटफुल। यहाँ पे एक मैम है जो मुझे शायद 2 दिन आने के ऊपर पूछ भी रही थी, मैंने कहा कि बहुत अपनापन लगता है यहाँ पे।
सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन जो इस फैमिली में एक पार्ट है. एंड सर, आई थिंक ईच टाइम मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे ज़्यादा वर्बली वो जो वर्ड से ना समझ आए हो, बट वन थिंग दैट आई एम टेकिंग बैक इज़ योर नेचर. आपका जो स्वभाव है, आप यकीनन लाइक एक एग्जाम्पल हो कि आपको एवरी मोमेंट में एक स्थिरता रखनी है अपने स्वभाव में. सो आई होप कि मैं अपने फैमिली में भी इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखूँ. मैंने एक ही सवाल पूछा था कि इस पूरे इन 3-4 दिनों के इसके अंदर कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे अपना कैसा स्वभाव रखना चाहिए. सो यू सेड लाइक यू नो इन्वेस्ट योर सेल्फ इन गुड रिलेशंस. अगर आप एक अच्छे भाव के साथ अपनी रिलेशनशिप में हो तो यू विल बी हैप्पी. सो आई एम हैप्पी एंड आई थैंक ईच एंड एवरी वन हियर. थैंक यू सो मच. और हाँ, एक और कृतज्ञता रह गई कि लाइक वीडियोस की वजह से मैं बहुत सीख पाया और सुन पाया. तो थैंक्स फॉर वीडियोस एंड विशाल भाई, थैंक्स टू विशाल भाई. अभी ये दोनों क्यूट कपल है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों. एकदम शांत रहना अपना, बस थोड़ा जो सुनना है सुनना. लेकिन अभी धीरे धीरे आप, क्योंकि अब परिवार में अब कुछ नया नया लग रहा है ना, अभी फिर बाद में नहीं लगेगा दूसरी तीसरी बार. अभी पालमपुर में अपनी सीवी होने जा रही है, तो आप 21 का संकल्प लेके चल रहे हो. 21 शिविरार्थी करेंगे ऐसा मुझे इतना भरोसा है. मतलब आप बोल रहे हो तो ना, मुझे इसमें संभावना दिखती है. आप दोनों में संभावना दिखती है. तो पालमपुर में अभी अपना 28 अप्रैल को होने जा रहा है ना, उसके अंदर और गुजराती में है. तो आप मिनिमम 50-60 लोगों को मिलो, हमारी जरूरत पड़ी हमारी हेल्प लो, और 21 का आंकड़ा रखो कि 21 शिविरार्थी करने हैं. स्ट्रेस मत लेना. हाँ ठीक. हाँ, कल शाम को उपासना स्कूल में एक प्रोग्राम है. टाइमिंग क्या है सतीश भाई? 8 बजे. तो आप भी आना, परिवार के लोगों को भी लेके आना, और दोस्त है उनको भी बताना. ठीक है? तो ऐसे ही बात आगे बढ़ेगी. धन्यवाद दोनों को. कुछ बोलने का मन नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह दिया था. अभी भी कहाँ से शुरू करना है ये पता नहीं है. मेरा नाम अनिल जोशी है, एज 73, कंस्ट्रक्शन का काम है, सिविल कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले कृतज्ञता सुरेश भी से व्यक्त करूंगा, क्योंकि ये जो जर्नी शुरू हुई है उससे पहले भी उनसे दोस्ती काफ़ी लंबे अरसे से. तो उस समय भी समस्याओं को डिस्कशन उनसे करते थे, मार्गदर्शन लेके. चलो अच्छा दोस्त है, अच्छे दोस्त के साथ बैठ के कुछ दिल की बातें निकल जाती है तो भड़ास निकल जाती है और हल्का सापन लगता है. और वो इतने करीबी दोस्त थे कि सही सॉल्यूशन भी देते थे और बात की सीक्रेसी भी रखते थे. जीवन विद्या की अंदर आना ये भी सुरेश भाई की देन है. आकर्षण उनका था और उनकी वजह से शिविरें करना शुरू किया. सबसे पहले सुरेंद्र भैया पाल की शिविर की कुछ भी समझ में नहीं आया. बस सिर्फ एक बात की क्लैरिटी हुई कि जिसको हम सुख समझते हैं वो और सुविधा ये दो अलग चीज है. वो पहली बार ज्ञान वहां से हुआ कि सुविधा अलग चीज है और सुख अलग चीज है. तो उसके प्रति जो संवेदना बनी तो कुछ कुछ क्लैरिटी बनती गई कि हमारी पूरी दौड़, और ऐसा समझो कि उस समय तक पूरी दौड़ यही 4.5 क्रिया में थी, यही भौतिकता में थी. ज्यादा कुछ पा लेंगे, ज्यादा सुविधा ले लेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा. लेकिन एक समय के बाद ऐसा हुआ कि खालीपन महसूस हुआ कि सब कुछ आ गया. जो और लोगों के लिए चाहत थी वो हमारे लिए सहज था. इतना सब कुछ आ गया, फिर भी खालीपन बना रहा. और उससे शोध शुरू हुई. उसके बाद विसनगर में सुरेश भाई की भी 2-3 शिविरें की, यहाँ सोम भैया की शिविर की. सबसे ज्यादा मैं कृतज्ञ हूँ रवि भैया का, क्योंकि ये जो अध्ययन मुझे काफी डिफिकल्ट लग रहा था. मैंने 2-3 बार मॉर्निंग सेशन में मैं ज्वाइंट भी हुआ और ये परिभाषा मेरी समझ से बाहर थी. लेकिन
रवि भैया ने मेरा ये सारी समस्या आसान कर दी, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया कि मुझे भी ऐसा होता था, तो मुझे लगा कि मैं उसमें कुछ अलग नहीं हूं। तो जब उनको ये यहाँ तक पहुंचे हैं तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाऊंगा। दूसरी बात, जिस तरह हमारे अध्ययन में आया है कि छोटे बच्चे या जो माँ के गर्भ में है उसके ऊपर भी माँ की सोच का, संगीत का प्रभाव बना रहता है। तो कुछ समझ में आए कि ना आए, बस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रभाव बनेगा, इसी सोच से इतने लंबे समय से डटा रहा हूँ और उसका पूरा प्रभाव मेरे आचरण में मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। यार दोस्त तो करते ही होंगे, लेकिन जितनी आसानी से, सहजता से चीजें छूटती है, बातें छूटती है, जिसके लिए कभी कभी मैं 24 घंटा, 15 दिन या महीने तक परेशान रहा हूँ, ऐसी चीजें भी इतनी सहजता से 2-5 मिनट में कैसे छूट जाती है ये पता ही नहीं चलता। तो सबसे सबकॉन्शियस माइंड के लेवल के अंदर जो इफेक्ट मिली है और जितनी सहजता से बातें बिना कोशिश छूट जाती है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसको समझता हूँ। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है कि हम कुछ छोड़ नहीं पाते। किसी ने कुछ कह दिया वो भी नहीं छूट पाता है, किसी ने हमारा 5-25 का नुकसान कर दिया वो भी छूट नहीं पाता है, जानते हुए कि 5,000 का नुकसान भी कुछ इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये प्रकृति ने उससे भी बहुत ज्यादा दिया है। लेकिन वो दिमाग से नहीं निकलता है कि किसी ने मुझे, मैंने इतना रखा और उसने मुझे ये नहीं किया। लेकिन इतनी सहजता से प्रकृति के अंदर से जो मिल रहा है उसका हम ऋण स्वीकार करें तो जितना भी करे इतना कम है। इतना सब कुछ पाया है और पाने के अंदर सोच को एक रास्ता दिखाने वाली चीज जीवन विद्या मिली है, और इसके अंदर आप जैसे प्रबोधकों का बहुत बड़ा एहसान है कि हम इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ने के लिए बाध्य रहे ही नहीं, अपने आप छूट जाती है कोई कोशिश किए बिना। मैं रवि भैया का फिर से ऋण स्वीकार करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मेरी इस यात्रा को थोड़ा आसान बनाने के लिए और मेरे भय को मुक्त करने के लिए आपने 7 दिन जो प्रयत्न किया है उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। सुरेश भाई को गले लगा मित्र भाव से स्वीकार करता हूं कि मेरी ये यात्रा के अंदर आपका जो कुछ योगदान है कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे, उसके लिए भी मैं आपका ऋण स्वीकार करता हूं और अंतिम समय तक या अगले जन्म में भी ये यात्रा जारी रहेगी ऐसी प्रार्थना करता हूं। जय वीरू। अनिल 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 काका के लिए बोल दूं, वहाँ पे जो बुल्का स्कूल है पूरी डिजाइन उन्होंने की है और अभी 100 दिन के लिए उन्होंने मन भी बनाया है, तो बहुत बड़ी बात है। नमस्ते सभी को, मैं संजय, हम विश्वनगर से आए हैं। वैसे मूलतः मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ और हमारी जीवन विद्या की यात्रा 2023 से शुरू हुई। तो यहाँ डिसा आना मतलब रविकांत भैया जी की वजह से हमारा आना हुआ, बड़ी तत्परता थी क्योंकि ऑनलाइन 5:30 वाले शिविर
जो कर्म दर्शन चलता था, तो भैया को सुनने के बाद उनसे मिलने की इच्छा थी, काफ़ी गहराई से इच्छा थी। तो यहाँ भैया आपके प्रति बहुत 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 कृतज्ञता। मतलब जिस तरीके से आपने शास्त्र अध्ययन या शास्त्र अभ्यास को जिस तरीके से स्थिर किया हमारे अंदर, मतलब वो मैं अपने बारे में तो कहूँ अकल्पनीय है। मतलब इतनी तीव्रता, मतलब अभी तो इतनी तीव्रता लगती है कि अब तो यही करना है बस, मतलब अच्छे से पठन करना है, अच्छे से पठन करना है। तो आप पहला मेरा पठन का भैया हापुड़ में गया था, वहाँ थोड़ा सा बैठा था, लेकिन उसको आपने एक तीव्र इच्छा में कन्वर्ट करने में मुझे लगता है कि मैं आगे जाके अब अच्छे से पठन करूँगा। ये मेरा ऐसा मानना बन रहा है भैया। मानना इसलिए जानने के लिए आप लोगों के थ्रू, और बाबा जी के प्रति बार बार इतनी कृतज्ञता निकलती है भैया कि कैसे कैसे प्रबोधक, सभी प्रबोधक, जितने भी प्रबोधकों से मिलो, मतलब ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो यही देव मानव से हमें दिखते हैं, लिटरली ऐसा फील आता है। और आप लोग माने ना माने, हमारे लिए तो भैया आप सभी जितने भी प्रबोधक हैं जिन्होंने हमारा इतना आगे बढ़ाने में सहायता की है, तो हम लोग आप सभी प्रबोधकों के स्पेशली भैया अभी के लिए, आपके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत गहराई से कृतज्ञता। और इस शिविर की उपलब्धि सबसे बढ़िया तो भैया यही निकले कि शास्त्र अभ्यास के लिए आपने जो स्थिर किया, मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया। और जो मानवीयता को आपने सेंटर में रखने के लिए, कुछ छोड़ने के बजाय सही को अपने अंदर इंटरलाइज करने के लिए जो एक मार्गदर्शन किया है, वो ऐसा लगता है कि काफ़ी काम करेगा आने वाले टाइम में। मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली भैया आपका दिनेश भैया सभी ने जैसे बताया कि बुक्स का रेफरेंस जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते थे, इमीडिएटली कनेक्ट करने का, एक पठन करने का जो मैकेनिज्म होता है, वो भी एक स्थिर होता दिखता है कि हाँ पढ़ेंगे तो जवाब बुक में है ही कहीं ना कहीं। तो हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद सब हो ही जाने वाला है। और आप लोगों का मार्गदर्शन हमारे पास है तो यात्रा अच्छी निकल ही जाने वाली है भैया, ऑलरेडी अच्छी चल ही रही है और अच्छी निकल जाने वाली है। तो हमारा गुजरात में आना, जैसे लास्ट ईयर हुआ गुजरात में, जैसे विशनगर आए, वहाँ पर हमने शिविर किया, परिवार में रुके। तो पूरे गुजरात में, इनफैक्ट पूरे गुजरात में ही, मतलब पहले ही हमारा एंट्री ऐसा था कि परिवार में रुकवाया हमें। वहाँ राम भाई जी हैं, उनसे ऐसा बन गया जैसे आज तक भी इतना गहरा संबंध ऐसे होता है क्या। हम तो दिल्ली में रहते हैं तो ऐसा फील कम आता है थोड़ा। तो यहाँ आने के बाद, उसके बाद अब दिशा में आए, मनोज भाई जी और दीदी जी का इतना प्यार, मतलब इतना वेलकमिंग, मतलब पूरे गुजरात में ही है। मैं तो ये कहूँगा जहाँ गए हमें हर जगह ही मिला है। यहाँ पर आने के बाद मनोज भाई जी का स्वागत भाव, दीदी जी का सेवा भाव, मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग। बेटा जी से संवाद हुआ रात को, इतना सार्थक संवाद, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं मतलब बाहर आए हुए हैं, पहले ही सब कुछ हमारे। कपड़े धोने के लिए जैसे एग्जाम्पल, दीदी ने, हम तो कपड़े बड़े हम तो लेके आए हैं जैसे अपने 7 दिन के हिसाब से, तो दीदी ने अपने बैगों में से निकाल के कपड़े धो के हम गए, कपड़े सूखे हुए मिल रहे हैं, मतलब बैगों में से निकाल कर, इनफैक्ट मतलब इतना कैसे हो सकता है, मतलब थोड़ा सा गजब का ही लगता है। तो धन्यवाद सतीश भाई जी आपके प्रति, गिरीश भाई जी, आपने ऐसे परिवार से और एक्सटेंशन हमारा करवाया और विश्वास जगाया कि हाँ बाबा जी ने जो यात्रा जो हमारे द्वारा की, भैया जी के द्वारा, तो ऐसा लगता है हमें तो ऐसे लगता है भैया कि ये स्वर्ग ही है, हमारे लिए तो जी रहे हैं हम, तो इससे अच्छा और क्या होगा स्वर्ग, मतलब ये ऐसा ही तो जीना है, तो फलीभूत होता दिखता ही है। तो मैं तो बहुत और स्पेशली जो सुबह अपने हॉल को साफ करती हैं दीदी भैया, इतना सतीश भैया क्या उनका व्यवहार, मतलब देखते बनता है, मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। धन्यवाद आपके लिए प्रति, आपकी सरलता के प्रति, और लेके जा रहे हैं ये सरलता, और हम प्रयास करेंगे अपने अंदर कर पाएंगे। बाबा जी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता।
भैया के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। जो मैंने इस शिविर में सीखा, मेन जो फोकस किया वो शास्त्राभ्यास पे किया। पहले तो इतना नहीं पता लगता था शास्त्राभ्यास का वैल्यू, अब जाके मैंने समझा कि शास्त्राभ्यास का क्या वैल्यू है। फिर मेरे को एक निर्विरोधिता, ये शब्द बहुत ज़्यादा क्लिक किया, और मानवतापूर्ण आचरण, इस पे मेनली फोकस करना। ये सभी मतलब बहुत सारा बताने के लिए है, लेकिन कुछ कुछ शब्द मैं बता पा रही हूँ क्योंकि इस पे मेरा ज़्यादा ध्यान गया। तो जो भैया ने बार बार रिपीटेशन में शास्त्राभ्यास शास्त्राभ्यास शास्त्राभ्यास, तो वो कहीं ना कहीं चित्रण में बैठ गया। अब हमारा जैसे है विश्वनगर और दिल्ली में आना जाना लगा रहता है। मैं अपना बताती हूँ, तो दिल्ली जाती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत हिल जाती हूँ। वहाँ का वातावरण जो होता है ना, वो मेरे को इफ़ेक्ट करता है। तो लेकिन अब मैं देखूंगी, अब मैं दिल्ली जाऊंगी तो मेरे में क्या परिवर्तन आता है, स्वमूल्यांकन करके देखूंगी मैं अपने अंदर। और बहुत बहुत कृतज्ञता भैया आपके लिए, आपकी सरलता, आपका जो बोलने का तरीका बहुत बहुत ही टच करता है मन को। और जैसे हम भैया के भावना दीदी के घर रुके, तो जैसे ये बता रहे हैं कि भावना दीदी मतलब एक दिन क्या हुआ, मैंने कपड़े मांगे उन्होंने मेरे से धोने के लिए, मैंने मना कर दिया। तो अगले दिन उन्होंने मेरा अटैची में से कपड़े निकाले, और सुबह उठ के मैं क्या देखती हूँ, गाना गाई जा रही है, मेरे कपड़े धोई जा रही है। तो इतना प्रेम भाव देखने को मिला, मेरे को आश्चर्य था वो बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था वो चीज़। और भैया के प्रति तो बताया इन्होंने, बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत सरल हैं। और बेटा जी हैं, बहुत जिज्ञासु दिखे मेरे को, बहुत जिज्ञासु और व्यवहारिक, मतलब उनको व्यवहार करने का मन करता है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो सबके साथ मिलजुल के चलना चाहती हैं और व्यवहार करना चाहती हैं। और गिरीश भाई के साथ कल संवाद हुआ मेरा, थोड़ा सा शॉर्ट सा संवाद हुआ, लेकिन जैसे मैंने उनके विचारों को जाना, मुझे अंदर से इतनी प्रसन्नता हुई कि सार्थकता के रूप में सभी इतना लगे हुए हैं कि दिखता है अब तो इसकी गति बहुत अच्छे से बनेगी जीवन विद्या में, जीवन विद्या की। तो बस नमस्कार सभी को। सबसे पहले रविकांत भैया के लिए कृतज्ञता। उनका जो स्वभाव है, सरलता, और बच्चों को जो टैकल किया, जिस स्वभाव से, मैं उसके लिए पर नहीं कर पाता। उनसे बहुत सीखने को मिला। यही भाव से मैं शायद अपने बच्चे के साथ रह सकता। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई शिकायत नहीं। मैं अपने आचरण में नहीं आ पा रहा हूँ, उसका मैं ट्राई कर, कोई बात। सबसे पहले तो मैं आपको कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी कि मेरे सारे प्रश्नों को आपने सुना, उसके सारे प्रश्नों का जवाब दिया। आपने मेरे को कभी ये नहीं बोला कि नहीं बेटा अब रहने दे, या ऐसा कुछ, ऐसा कभी बोला नहीं। वैसे तो मैंने बहुत सारे शिविर किए, हर शिविर में मेरे को कभी किसी ने डांटा नहीं है, वो तो सही है। लेकिन सोम भैया के शिविर में की थी, तो उन्होंने कुछ सवाल ऐसे थे जो सब कुछ खत्म करने के लिए उन्होंने मेरे को मना बोला था कि यहाँ पे ये समय नहीं है। लेकिन आपने मेरे को एक सवाल में भी ऐसा नहीं बोला कि ये यहाँ पे इसकी जगह नहीं है, या फिर अभी इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं। ये सारे सवालों का आपने जवाब दिए, और आपके आचरण से भी ये नहीं लगा कि आपको मेरे बात से बुरा लगा, या आपने मेरे को कभी
ये अनुभव नहीं करवाया कि आपको मेरी बात से कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए थैंक यू। सबको नमस्कार। रविंद्र भैया की बात, वो तो बहुत, मैं पहले तो कृतज्ञता व्यक्त करूंगी उनकी, बहुत 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 बारंबार वंदन। उन्होंने मुझे जो न्याय सिखाया कि न्याय क्या है, बहुत अद्भुत था। जो रिया के और मेरे संवाद में उन्होंने दिखाया, तब भी मुझे पता चला, पहले ऐसे पता ही नहीं चलता कि इसको हम निर्विरोध कहते हैं। तो निर्विरोध समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया। दूसरा, वो हर वक्त ऐसा ही बोलते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अभी सच्ची बोलूँ तो मैं अपना दोस्त कहना चाहूँगी कि मुझ में थोड़ा अहंकार बहुत है। मेरे हस्बैंड कुछ भी बोलते हैं ना, तो मैं डायरेक्टली अटैक करती हूँ। सबके साथ मेरा व्यवहार अच्छा है, लेकिन मैं उनके, वो कुछ भी बोले ना, तो पता नहीं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरा अहंकार अभी बहुत टकरा रहा है, अहंकार ज़्यादा है मेरे में। तो मुझे बस अभी सुधरना बाकी है थोड़ा, अभी सीख लूँगी। हेलो हेलो શૈલેન્દ્રભાઈ, ભાભી તમારું નામ મને કહેશો? कृतज्ञता व्यक्त करना भूल गया हूं, इसीलिए क्षमा चाहता हूं। ये जीवन विद्या की यात्रा के अंदर गति प्रदान करने के लिए, ये माहौल देने के लिए गिरीश भाई और सतीश भाई का मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हमेशा ये माहौल पूरे शहर के लिए, मतलब वो खुद ही दिव्य मानव की यात्रा में गति कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देने से कुछ नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मेहनत, और ये उनके आचरण में, उनके स्कूल के स्टाफ के आचरण में, और पूरे वातावरण में जो दिख रहा है, उसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामना और धन्यवाद। हाँ, जो भी है, आपको जो सही लगे। એક્ઝેક્ટલી દીપિકાબેન વિશે બે શબ્દો હું કહી દઉં પહેલાં। એક્ઝેક્ટલી મારા માટે એવું હતું કે અચાનક છેલ્લા ટાઈમે એક જગ્યા કેન્સલ થઈ, રહેવા માટે જગ્યા નથી। મેં મનોજભાઈને વાત કરી, એટલે હું તો ગયો તો મનોજભાઈનું ઘર જોવા માટે। બેસો ને ભાભી, બેસો। તો હું તો મનોજભાઈનું ઘર જોવા ગયો હતો, એટલે કે ત્યાં બીજું એક ફેમિલી રહી શકે કે ના રહી શકે। हाँ जी, हाँ जी। मैं एग्जैक्टली मनोज भाई का घर देखने गया था, वहाँ पे कितने परिवार रह सकते हैं, अदरवाइज कैसा है। तो मनोज भैया ने बोला था कि भाई मेरे घर पे तो 20 हो गए तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप एक बार देख लो सही है कि नहीं है। तो मैं देखने गया तो वहाँ पे वो नानक काका बैठे थे, नानक काका और दूसरे काका बैठे थे कि मेरा घर पड़ा है ना, क्या काम में आएगा। तो कि चलो, लेकिन मैंने कहा ठीक है। फिर मैं तो निकल रहा था, लेकिन कि आप देख के जाओ। तो फिर उनके घर पे भी आधा घंटा हम लोग बैठे और बात हुई, और दीपिका बहन वो सब ने भी बोला कि आप शाम को जब सैटरडे संडे को गोष्ठी करते हो तो उसमें भी हम लोग आएंगे। तो धीरे धीरे अपने जीवन विद्या परिवार में भी, जैसे उनकी दोनों बच्ची अपने यहाँ ही पढ़ती है, तो आपका परिवार बहुत 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 बढ़िया है, मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और उनका भाव भी मुझे एक दिन जो आधा घंटा बैठा, मुझे तो स्पर्श कर गया। नानक काका की भी मतलब वो बहुत आध्यात्मिक है और बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, पवन भाई भी उतने ही सिंपल, मतलब मुझे लगा नहीं कि तो आपके लिए कृतज्ञता है। तो जैसे गिरीश भैया ने बोला, तो पूरा फैमिली बहुत ही अच्छा है, और मुझे अभी ऐसा लगता है कि ऐसे मुझे एकदम बहन के जैसे लगते हैं। वो नहीं, हम घर पे जाते हैं और फिर आज क्या क्या हुआ, बच्चों का ऐसा चल रहा है, इसका ऐसा है, हमारा दिनचर्या ऐसा है, तो ऐसी जो बातें
चलती है तो बहुत ही हमको बढ़िया लगा। और हमको बिल्कुल ये नहीं लगा कि हम कोई ऐसा अनजान परिवार में हैं। और सभी का इतना, बच्चों को भूख लगी नहीं है ना, बच्चों को भूख लगी नहीं है ना, और डब्बे भिजवा दिए, ऊपर रूम में ही रखो, वहाँ पे ही रखो, और बच्चे जब आए आइसक्रीम खानी है, ये खा, चलो हम चलते हैं। और इतना सरलता, बहुत ही। ऐसे ही नानक दादा भी, हम पहला दिन था तो थोड़ा सा लेट हो गया, और एक दूसरे का दिनचर्या तो मालूम, मैं ऐसे नीचे ही उतर रही थी, मैंने देखा दादा ऊपर आ रहे हैं पूछने के लिए कि आपके लिए चाय रखे, ऐसा मैंने तो वो इतना अच्छा लगा। और दादी आंटी भी, दादी जी भी बहुत बढ़िया, एकदम हमको हमेशा हमारे साथ बात करने के लिए वो बाहर आएंगे, बैठेंगे, उठने, उनको बैठने की तकलीफ है, वो बहुत ज़्यादातर बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन वो बैठ के इतना आराम से हमारे साथ बातचीत करेंगे और सब कुछ शेयर करेंगे ऐसे। और दादा भी एकदम खुशहाली पूर्वक, ये खाओ, ये ऐसा है, आपको तो खाना ही चाहिए। दोनों बेटा जी कभी मना करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये देखो दादी ने बनाया है, आपको यहाँ पे रहो, दादी का प्यार मिलेगा, ऐसा आप वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे रुक सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया लगा। और दोनों बेटा जी भी बहुत मुझे अच्छे लगे, दोनों बेटा जी इतना अच्छा। और वो भी एकदम हमारी राह देखते हैं, बात करने के लिए रेडी बैठते हैं। और भैया भी है ना, भैया भी एकदम शांति से सुनते हैं, फिर अपना बोलते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा और खूब खूब कृतज्ञता। वैसे अर्चना ने सब कुछ बता दिया है। मैं नहीं, बोलने के लिए तो काफ़ी है बेटा जी। तो दो चीज़ बताना चाहूँगा परिवार में जो हम रह रहे हैं। देखो, हमारे लिए तो ये पहला अनुभव नहीं था कि कोई परिवार में जाके रहना। हम अभी तक 3 परिवार के साथ रह चुके थे विसनगर में, और उसके कारण से तो विसनगर में हैं। अभी हम विसनगर लिखते हैं 3843-115, राइट, हमारा निवास स्थान वो है, हम लिखते हैं हम। तो ये हमारे लिए चौथा एक्सपीरियंस था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस काफ़ी अनोखा इसलिए मुझे लगता है, थोड़ा सा पॉइंट जोड़ना नहीं है लेकिन जोड़ना चाहता हूं। हमको थोड़ा सा जो घर मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जो यहाँ पे जब देखा मैंने डीसा में आके, तो काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन है ये परिवार का, डेडली कॉम्बिनेशन। पाकिस्तान में जन्म, राइट, नानक राम नाम है, राइट, है सिंधी और कच्छी, गुजराती इतना अमेजिंग, और पूरा परिवार, उनके नानक राम जी के 2 बेटियां हैं और 2 बेटे। एक बेटा आईटी में है, दूसरा बेटा पवन जो है जिनके पत्नी हैं, और 2 बेटियां हैं, एक डीसा में ही शादी हुई और एक जैसलमेर में रहते हैं। और पूनम डिस्ट्रीब्यूटर नाम से काम करते हैं ये लोग। मेरा बड़ा भाई यहाँ पे ही आता है, राइट, वो टीटीके में है। तो उसका कनेक्शन नानक राम जी ने, दादा ने ऐसे जोड़ दिया कि मतलब उन्होंने आज सुबह मुझे बोला, यार कब बात कराओगे यार आपके भाई से। मतलब मेरा थोड़ा भाषा ऐसा था लेकिन उनके भाव में दिख रहा था, तो मैंने सुबह बात कराई। तो मेरे भाई के 2 ही स्टेटमेंट थे, अरे मैं इनको तो जानता हूं, बहुत अच्छे हैं ये, और फिर मैंने फोन रख दिया। तो मतलब वो तो वहां से प्रमाण आ रहा है, राइट। अहमदाबाद में बैठा है मेरा बड़ा भाई। तो ये मतलब एक हो गया बिजनेस का नाम, दूसरा हो गया परिवार का, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि नानक राम जी और जो माता जी हैं, दादी हैं जो, उनमें मुझे आचरण के भाव, मतलब आचरण के रूप में तो ऐसा दिखता ही है कि वो बिहेवियरल एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन भौतिक और जो थोड़ा बहुत आदर्श होता है। वो काफी पूजा पाठ वगैरह करते हैं। और भाभी में तो मैंने मतलब देखा है कि उनमें जो सादगी है उनमें और पवन भाई में बहुत ऐसे छलकती है, राइट। और 2 बेटा जी हैं,
उनमें एक जो अच्छी बात जो मुझे लगी कि उनका काफी आकर्षण था ये दोनों बच्चों को लेके, कि भाई जब बच्चे आते हैं तो उनसे मैं बात करूं, उनको मैं दिखाऊं, उनके साथ हम कुछ खेल सकते हैं। तो ये एक ऐसा मुझे लगता है कि एक जो बोलते हैं ना कि हम परिवार में साथ में रह रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं उनका एक बेटा हूं, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है। तो और मतलब उसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे लगता है मैंने यहाँ पे तो सुबह ब्रेकफास्ट किया ही नहीं है, हमेशा वहां पे ही किया ब्रेकफास्ट, तो आप समझ सकते हैं। और मतलब ऊपर का पूरा फ्लोर हमारे लिए ही था, तो मतलब शानदार, मैं उसको ऐसा बोल सकता हूं, शानदार अनुभव हमारा। तो बहुत ही मतलब इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आगे जाके हमारा इनके साथ ऐसा संबंध होगा जैसे हम परिवार में हैं, राइट। और मैंने आई थिंक सतीश भाई और गिरीश भाई को दोनों को बोला था कि टू गुड, ऐसे मैंने बोला था, इज दैट करेक्ट? ऐसा ही बोला था मैंने। अभी टू गुड की बात कर रहे हैं तो गिरीश भाई और सतीश भाई के लिए दो चीज मैंने जो ऑब्जर्व की है। एक, पूरी शिविर स्वयं स्फूर्त विधि से चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब उसमें भाभी हंस रहे हैं जो गिरीश भाई के घर से हैं, तो नाम नहीं मालूम है इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। हाँ, तो खाना भी एकदम पूरा जिसको बोलते हैं ना कि उसमें भी मैंने नहीं देखा है कि गिरीश भाई या सतीश भाई जाके बोल रहे हैं कुछ कि ये ठीक कर दो, वो बराबर नहीं है, उसको ऐसा करो, अरे यहाँ पे ऐसा क्यों है, ऐसा मैंने उनको सुनते हुए देखा नहीं और आप दोनों को भी नहीं देखा। तो स्वयं स्फूर्त विधि से, जिसको मैं पायलट या ऑटो मोड बोलता हूं, मैं तो पहली बार आया हूं, तो मेरे लिए एक आबेहूब उदाहरण है ये, मैं खुद में भी नहीं देख पाता ये, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, जो स्कूल का जो वातावरण है उसमें मुझे ऐसा मन से इच्छा हो रही है कि स्कूल में आना चाहिए, क्योंकि मैं स्कूल में जो भी बच्चे देख रहा हूं, जो भी टीचर्स देख रहा हूं, जिनके साथ भी बात कर रहा हूं, छोटी मोटी हाय हेलो नमस्ते, हंसना, बातचीत करना, नाम पूछ लेना, तो बहुत पॉजिटिव वाइब है वो भी। और लास्ट में ऐसा कहना चाहूंगा कि ये कैंपस जो है एंजल स्कूल का, बहुत ही फूले फले जीवन विद्या की दृष्टि से, ऐसी ही शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरी कॉल पे अभी लड़ाई चल रही थी और वाइफ ने मुझे बुला दिया, कुछ 12-15 मिनट लगे टू कम टू द नॉर्मल मोड। अभी भी मैं नॉर्मल नहीं हूं, मैं तो देख पा रहा हूं जो भाव आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो स्पष्ट, क्या स्पष्टवादी भैया, वही ना स्पष्टवादी? नहीं, स्पष्टवादी जो एक अभिमान, अहंकार, राइट। बॉनी भाई जानते हैं, क्रिटिकल ऑब्जर्वर, खुद को ऐसे देखता हूं ना मैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि एकता भाभी ने ऑलरेडी बोला कि शास्त्राभ्यास जो प्राइमरी है, तो उसके बगैर काम नहीं चलेगा, हम कुछ भी कर लें और वहां से ही सब होगा, जो भी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, जो जीवन विद्या एक परिचय, फिर काफी और शिविर किए, और भैया आज सुबह बोल रहे थे कौतूहल वाला, तो उस टाइम पे मैंने वो सोचा कि अब हमारी जो सुखपूर्वक जीना, मतलब जो दुखों से मुक्ति और सुखपूर्वक जीना, तो सुखपूर्वक जीने का जो अभ्यास मुझे लगता है हमें करना है, मुझे करना है। और सुख क्या है? सुख तो मुझे लगता है कि
न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार, वही सुख है। वो भी मुझे लगता है इस शिविर की मेरे लिए उपलब्धि है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी, क्योंकि मैं पूरा समय नहीं था, जो भी मैंने शिविर में से लिया उसमें मुझे ये भी लगता है कि जैसे वो शिविर मेरे लिए ही था। कई ऐसी चीज़ें थी कि जो मैंने अभी जो बताया, उसमें एक लास्ट पॉइंट मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि सरलता जो है उसका जो रियल अभ्यास करना है, तो मुझे लगता है मुझे अमरकंटक जाना चाहिए, उसके लिए भैया के साथ रहना चाहिए। तो ये एक मुझे लगता है उपलब्धि है वो। बस इतना ही, धन्यवाद। मैं भैया को थोड़ा नहीं, वो भैया नहीं दिख रहे नहीं अभी दिख रहे, आपके कारण नहीं, अभी दिख रहे हैं। तो भैया आपके प्रति बहुत बहुत ही कृतज्ञता। मेरा जब शायद से सेकंड शिविर था, तो वहाँ पे सभी जो प्रबोधक आए थे और आगे जो जुड़े हुए थे, तो कुछ भी रखते थे तो वो ऐसा बोलते थे कि बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। तो मैं मेरे में झांच रही थी कि मुझे ऐसा भाव क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा अगर मुझे ऐसा बोले तो मुझे सोम भैया दिखाई देते थे, फिर अजय भैया के साथ बात चलती थी तो अजय भैया दिखाई दे रहे थे। मुझे बाबा जी का कोई कृतज्ञता बोले तो मुझे बाबा जी पहले नहीं दिखाई देते थे, वो सोच पूर्वक दिखाई देते थे। ये शिविर में भैया ये तो है ही कि शास्त्र अभ्यास ही कोई भी वही सॉल्यूशन है। जो भी है हमारे में कंफ्यूजन, जो भी है शास्त्र अभ्यास ही है उसका सॉल्यूशन। लेकिन ये शिविर में अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपने बाबा जी का भी चरित्र चित्रण इतने अच्छे से किया है, तो और इतना कृतज्ञता ऐसा उनके प्रति आ रही है कि हर एक बाबा जी कैसे खड़े हैं, कैसे उनके पास सही में हर एक चीज का आंसर है, और वो भी एकदम स्पष्ट, और किसको कहाँ पे कब बोलना है। तो एक जागरूक मानव कैसे होता है, तो भैया वो बहुत अच्छे से चित्रित आपने करवाया। और आपने जो निर्विरोधिता, वो कहाँ तक, कितने सूक्ष्म लेवल तक हमको पकड़नी है अपने में भी, और हमारे बिहेवियर के कारण सामने वाले में ये नेगेटिव ना चला जाए। और अगर वो हमको ऐसा लगता है तो उसके लिए करना क्या है, वो भैया बहुत अच्छी उपलब्धि रही मेरे लिए। तो भैया बहुत शास्त्राभ्यास के साथ व्यवहार अभ्यास का भी आपने बहुत अच्छे से ये करवाया। और मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा लगता है कि मुझे जो चाहिए था इस पड़ाव पे, तो आपने भैया वो बहुत अच्छे से स्थिर करवाया कि अगर लक्ष्य नहीं है वो, तो हम उत्साहित भी नहीं होंगे। और जो दर्शन है, जो इतनी बड़ी चीज दे रहा है, उसको हम भैया नहीं कर पाते थे। तो भैया बहुत ही अच्छा रहा। तो एकदम भैया ऐसा लग रहा है कि लक्ष्य को ध्यान में रखते शास्त्राभ्यास ही वो बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण हुआ। और अभी दिनेश भैया की भी मैं वेट कर रही थी कि समर्थ परिवार, इसमें समर्थ और विश्वनगर परिवार है ना। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हम 1.5 साल पहले शिफ्ट हुए विश्वनगर में, तो एक वातावरण का भी एक होता ही है ना। तो हम ऐसा लगता है पूरा दिन वो उसमें ही है। अगर गलती से भी ये हुआ तो सामने संजय भैया दिखते हैं, स्कूल में जाते हैं तो सारे भाभी और भैया सारे दिखते हैं, वो दिखता है कि देखो किसके लिए लगे हैं। तो वो वापस वो आ जाते हैं कि भाई हमको करना क्या है, हम यहाँ पे आए थे क्यों। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत, मैं क्या, मुझे से शब्द नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी हाँ
नहीं ऐसा देखो, हम है ना दूसरे में ही हम आचरण को देख पाते हैं, तो हमको उतना ही है ना, जैसे भैया का आचरण देखते उन प्रेरणा मिलती है कि अगर एक इंसान अगर सही लक्ष्य के साथ ये अगर पकड़ ले तो मानव कितना ऐसा है ना, देव मानव दिव्य मानव क्या, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता था, चलो जागरूक हो गए, फिर क्या हो गया इस धरती पे। मैंने सारे सूरज पिताजी को भी पूछा था, वो भी दूसरी शिविर में, कि जागरूक हो गए तो हम क्या करते रहेंगे, कैसा होगा हमारा जीवन। तो एक क्वेश्चन था। तो भैया बहुत ही बढ़िया। तो और दोनों भाभी और दोनों भैया के प्रति भी, और दिशा परिवार बहुत ही बढ़िया है ना। इतना आसानी से जो बोल रहे थे ना, समर्थ में भी कुछ भी है तो इतना आसानी से पूरा अरेंज हो जाता है, यहाँ पे भी वही। और आपने भी बोला है ना कि सही जो आप अगर देखते हैं तो हम आराम से अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत सहज हो जाता है वो। तो मुझे लग रहा है कि बस हो गया। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम एंजल परिवार અને समर्थ डायमंड परिवारનો प्रत्येक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जे जीवन विद्या की शिविर का आयोजन करता है और उसका सुचारू संचालन भी करता है। इससे हम प्रभावित होते हैं और उसका संचालन भी ऐसा है, उसमें से हमने कोई क्षति की कड़ी देखने भी मिलती नहीं है। दूसरा कृतज्ञता भैया ने, रविकांत भैया ने आचरण ही प्रमाणित कर दिया है हमारे बीच में, ये इसका हमारे पे बहुत प्रभावित रहा है। और उसके जो 4 आयाम और 5 परिस्थिति विषय जो जबरदस्त वर्णन किया, उसके मैं प्रभावित हुआ हूँ। ये वे घर पर जो लिंक को देखकर पर उसका गहरा अभ्यास करूँगा, ऐसा है। दूसरा कृतज्ञता ये सुनने वाले सब अध्ययनकार का भी है। जे शिविर ने सफल आयोजन करने में और सफलता देने में उसका भी रोल रहा है। तो सब प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और मेरा एक मित्र प्रभु भाई को आप पहचानते हैं, जो जीवन विद्या का मार्ग में उसके मेरे लिए कंडा रहा है, ये आज पर भी मेरे दौर कर लाता है। और मुझे उसमें और ज्ञानोदय गोष्ठी ग्रुप है, उसका भी मैं आज कृतज्ञता व्यक्त हूँ, जिसलिए मैं जीवन विद्या में टिका हुआ हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम हेमेंद्र और भैया के प्रति बहुत बहुत दिल से कृतज्ञता। आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे हैं उन सभी के प्रति भी कृतज्ञता। तो मैं एक टीचर के रूप में देखता हूँ कि टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, लेकिन जब बच्चा खुद नहीं पढ़ता है तो वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है। तो आप भैया से सीखने को मिला, तो उन्होंने एक जिज्ञासा, एक तीव्र इच्छा डाल दी कि शास्त्र अभ्यास करना है और उसके अलावा कुछ है नहीं। जितने भी क्वेश्चन हैं, जब तक हमारे चित्रण में जो बोलते हैं एक जागृत मानव का चित्र स्पष्ट नहीं हो पाता, तब तक बहुत सारी विषमताएं और प्रॉब्लम्स आती रहती है। कई बार ऐसा होता था कि शिविर करने के बाद जब बाहरी वातावरण में जाते तो फिर से वो सारी प्रॉब्लम्स, फिर से वो सारे जो बोलते स्थितियाँ, तो उसमें होता यही था कि दुख से मुक्ति पाने के जो प्रयास करते थे, जो स्वयं पे दमन करते थे, लेकिन जो मानवीय स्वभाव है उसका चित्रण स्पष्ट नहीं कर पाते थे। और काफ़ी बढ़िया भैया एकदम ज़बरदस्त रहा मेरे हिसाब से। तो वैसे तो ऐसा सोचा था कि अभ्यास दर्शन है तो जाएंगे, पठन होगा, भैया समझाएंगे, लेकिन काफ़ी एक यूनिक स्टाइल रहा। मतलब जो कनेक्शन किया है आपने जो पारिवारिक अपने घर के जो उदाहरण दिए, तो लगा कि नहीं ऐसा तो मतलब हमारे साथ भी हो ही रहा है। और किस तरह से आप वो टैकल कर रहे हैं, किस तरह से आप जो न्यायपूर्ण व्यवहार है, आपका जो सरलता का स्वभाव है, वो एक स्थिति देखते हैं कि भाई श्रेष्ठता, तो हमें कहाँ जाना है, तो एक श्रेष्ठता का सम्मान करते हैं तो हम आपके जैसे बन पाए,
ऐसा जो है यहाँ से एक उम्मीद लेके जाते हैं। और शास्त्राभ्यास जो है वो पहले मैंने 2 बार पढ़ा हुआ है, मानव व्यवहार दर्शन, अभ्यास दर्शन, कर्म दर्शन, लेकिन वो शब्द कान में लगते थे, मतलब पढ़ने बैठो तो कुछ समझ में नहीं आता, या कई बार ऐसा स्किप होता, नींद आती। लेकिन जो आपने कनेक्शन एक एक शब्दों का बिठाया है, मतलब वहां से एक स्पष्टता मिली कि जवाब तो इसके अंदर ही है, ढूंढना हमें। और खास तो समर्थ परिवार के प्रति कृतज्ञता। मेरी जो एक जर्नी रही है, शायद पूर्वजन्म के संस्कार ही रहे होंगे कि पहले वहां पे काम करता था, उसके बाद टीचर में आना और सडनली विद्या से परिचित होना, वो मैं पिछले मतलब सोच नहीं पाता कि ये किस तरह से मुझे मिल रहा है। तो धन्यवाद सभी के प्रति। मैं भरत पटेल मोरबी से। मुझे ऐसे बोलना नहीं आता है, फिर भी ट्राई करता हूँ। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और भैया के प्रति अलग से स्पेशल कृतज्ञता। अभी जनवरी में पहली शिविर मैंने यहाँ परिचय शिविर किया, तो मुझे मेरा एक दोस्त ने बताया था कि ऐसी शिविर होती है। उसने बताया सोम त्यागी करके एक भाई है, तो त्यागी शब्द सुन के ही मैंने बोल दिया कि भाई वो त्यागी बाबाओं के साथ मुझे नहीं जाना है। पहले तो सीधा ऐसे ही बोल दिया था। फिर उसने हिम्मत रख के मुझे बताया कि ये एक वीडियो सिर्फ देख। मैंने देखा, बाद में वो पूरी शिविर मैंने देख लिया। और उसी वक्त मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि भाई वो हमारा कमूरता जो आता है ना, उसमें कोई शिविर है तो बता, मुझे जाना ही है बस। तो उसने बताया कि इधर हो रही है, मैं सीधा आ गया। उसके बाद ऐसा कुतूहल चला कि कुछ तो है इसमें। अभी मुझे पता पूरा नहीं जानता हूँ कि क्या है, लेकिन भैया को देखा तो जो उसमें बताया गया परिचय शिविर में कि जिया जा सकता है, तो भैया को देखा वो जी रहे हैं, हमको दिखाया। और इतना पता चल गया कि जो हम वो दलदल में थे उनमें से डामर रोड पे आ गए, और गाड़ी कैसे चलानी हो यहाँ से सीख सकते हैं और चला भी सकते हैं। तो सभी के लिए कृतज्ञता। नमस्ते सभी को। वैसे तो 22 फरवरी से 5 मार्च तक 12 दिन की नर्मदा परिक्रमा की, तो ऐसे कह सकता हूँ अमरकंटक से अछोटी, अछोटी से रायपुर, और रायपुर में से डीसा, और डीसा में से मानवी दिशा। गंगोत्री का उद्गम स्थान नर्मदा में था, और उद्घाटित होने के लिए एग्जिस्टेंस ने व्यवस्था यहाँ कर दी। दूसरी बात बताता हूँ, अभी तक आस्था से जुड़ा, आज से व्यवस्था में जुड़ना है। अभी तक आस्था में जुड़ा था, आज से व्यवस्था में जुड़ना। तो व्यवस्था में क्यों जुड़ना? तो पहले तो ये पहचान हुई, रवि भैया को अमरकंटक में व्यवहार देखा था, और मेरे साथ जो मित्र थे उनके हिसाब से मेरी यात्रा और रवि भैया की सरलता, करीबन 24 घंटे में 5 बार मुझे फोन किया था। ना बोलने तक भी हमारी रूम पर ही आए थे, हम जहां रुके थे। और हमारी जब तक पूरी व्यवस्था नहीं हुई घूमने की, खाने की, रहने की, तब तक उन्होंने चिंता की थी। तो ये तो एक स्वाभाविक रूप से लगता है किसी को, मगर वो लगन के क्या थी कि लक्ष्य की ही थी। देखो, हम हमारे घर पे भी कोई आते हैं तो ऐसा ही व्यवहार होता है, मगर फर्क क्या है? मानवीयता के लक्ष्य के अर्थ में किसी को के साथ व्यवहार करना। ये यहाँ आने के बाद रविकांत भैया का जो प्रस्तुति रही, प्रस्तुति में उनका व्यक्तित्व दिखा, तो सब कुछ ने बोल दिया। और मैं अभी नहीं आया था तब उनका वीडियो सुना, तो मैं अभी रविकांत जी को बेटा जी ही कहूँगा।
संबोधन से बेटा जी कहूंगा, अधिकार से नहीं मेरे पास है, उनसे अधिकार से ज्ञान मांगूंगा। और सबने बोला ये किया ये किया, ये मैंने आज से बंद कर दिया। किया वो बोलना नहीं, आज से करना क्या वो आज बोलना है। क्योंकि 3 साल की यात्रा में मैंने उनको बताया था कि पानी का गड्ढा इधर किया इधर किया इधर किया इधर किया, पानी नहीं मिला। और उनकी सबूत ये है कि मैं ऑनलाइन में जुड़ने से कई सत्रों में जुड़ता था और इतना ब्रेन में हो गया था कि मैं क्या करूं। तो ये उलझन के 1 साल पहले रात को नींद नहीं आ रही थी और गहरी नींद आई, तो मैं राजस्थान के किलों में कई अनजान लोगों के 15-20 के साथ स्वप्न में था। और आधे घंटे किले में घूमने के बाद सब मेरे साथ से निकल गए, मैं अकेला रह गया और दरवाजा ढूंढता रहा बाहर किले से कैसे निकला जाए। तब मुझे लगा मेरा सांस जोर जोर से चलने लगी, घबरा गया। तब श्रद्धेय नागराज जी स्वप्न में आए, हाथ पकड़ा और कहे चल बच्चा मैं तुझे दिखाता हूँ किले से कहाँ बाहर निकलना है। और वहां जब मैं बाहर आया तब मैं जाग उठा तो सुबह के 4 बजे थे। मैंने सोचा ये क्या हुआ। तब मैंने चिंतन शुरू किया तो मुझे लगा इधर इधर घूमने से नहीं होगा बेटा। जो अध्ययन ज्ञानोदय में करता है, जो अध्ययन तू 5:30 से 6:30 में योगेश भाई से करता है, बाकी का नागराज जी का वीडियो जो सुनता है वही कर, वो ही उन्होंने बताया। तो बाकी का जो पैरेलल चलता था वो मैंने इसलिए बंद किया था, मगर तो भी मेरे में कुछ कमियां थी। कौन सी कमियां थी? तो षड विकार में जूझने की कमियां थी, पहचान बनाने की अभिमान मेरे में था। वो आपको गोष्ठी में भी बताया, आज यहाँ भी बताता हूँ। और परिवार में तो सबको दिखता ही कि ये अभिमानी है। तो परिवार में मैं व्यवहार करने जाता था और गलत साबित होता था और लगता था कि मैं विद्या में हूँ, सही बात करता हूँ। और लोग, घर के परिवार के लोग क्यों नहीं मानते थे। तो आज दोनों बुट्टी पकड़ के भैया ने दिखा दिया, अगर न्याय करना है तो निर्विरोधिता प्रस्थापित करनी पड़ेगी। और वो प्रस्थापित करने के लिए सिर्फ शास्त्र अभ्यास। तो हर दिन प्रयास करूंगा। हेमेंद्र भैया ने बताया और सभी शिविर में कहते हैं, ध्यान नहीं जाता था। सोम भैया भी कहते हैं, रविकांत भैया भी कहते हैं, साधन भैया भी कहते हैं, क्यों कैसे का उत्तर और करना क्या है वो इसमें मिलता है। मगर हम दूसरे से पास से अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा गलत नहीं है, जब रास्ता नहीं मिलता तब श्रेष्ठ से लेना कोई उचित नहीं है। पर शोध करना, मेरी स्थिति क्या है, गति लाने के लिए शास्त्र अभ्यास में मेरी स्थिति का पता करना, बाद में गति का करना। और रुकता हूँ तो हमारे आगे यात्रा दिखती है। उस हिसाब से न्याय के प्रति निष्ठा, निर्विरोधता और धीरता का उदाहरण ये लाइव रिया, उनके पापा और भैया का व्यवहार देखा। तो मेरे बच्चे में भी उनको जब शेयरिंग में मनोज भैया को लगा मैं अकेला रोता हूँ, क्यों मेरी कोई सुनता नहीं, अकेला रोता हूँ। और ऐसा ही लगता था कि मैं सही हूँ। क्या सही था? मेरा अभिमान सही था, कहना सही नहीं था। तो अब अभ्यास करता रहूंगा, तब तक करता रहूंगा कि जब मेरे में पूर्ण मानवीयता प्रकट नहीं होगी, चित्रित होगी।
उसमें भी कमियां रहेगी, उसमें भी कमियां रहेगी, सामने भी कमियां रहेगी। तो रास्ता क्या दिखाया? अब झेलना पड़ेगा, प्रारब्ध भोगने के लिए, वो भी स्पष्ट हो गया। दूसरा क्या बताया? गलती से गलती नहीं हो जाती तो क्या करना चाहिए? तो भैया ने सरस उदाहरण के साथ बताया कि मानवीयता प्रस्थापित करने के लिए सहअस्तित्व याद रखना, सहअस्तित्व परम सत्य याद रखना, सत्ता में संपूर्ण प्रकृति याद रखना, प्रकृति में जड़ और चैतन्य याद रखना, जड़ और चैतन्य में न्याय धर्म सत्य याद रखना, न्याय में व्यवहार में निर्विरोधिता याद रखना मीन हर क्रिया में सतर्क रहना। इसमें मैं क्या हूं, कैसे हूं? अगर हो ही जाता है तो फिर से अभ्यास, हो ही जाता है तो फिर से अभ्यास, हो ही जाता है तो फिर से अभ्यास। ऐसे करते 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 जब इसमें निष्ठा आ जाएगी, सामने वाले को दिखेगा कि अब वो क्षमा हमें करता है, क्रोध नहीं करता, शासन नहीं दिखाता, वो भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं, तो प्रयास अवश्य करूंगा। और दूसरी बात, जागृति क्रम, जागृति मेरे में दिखनी कि मैं ये क्रम में हूं, और सामने वाले विद्या में है तो भी, विद्या में नहीं है तो भी, वो भी जागृति क्रम में है, तो गलती का अधिकार उनके पास है, गलती मैं भी करता हूं। दोनों आपस में आगे बढ़ने के लिए ही यहाँ आए हैं। और जब तक ये शरीर के रेफरेंस से समय तय करेगा, ये समय जागृति के लिए कोई समय नहीं होगा, क्योंकि अस्तित्व में समय का रेफरेंस है नहीं। तो 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, यही यात्रा, यही काम, यही मानवीयता, जो भी होगा। नरसिंह मेहता ने कहा था कि हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। तो अवतार किसके लिए? अवतार मानवीयता स्थापित करने के लिए। तो यही काम करना है। फिर से रविंद्र भैया, श्रद्धेय नागराज जी, सर्वे प्रबोधक श्री सुरेश बापू, ज्ञान गोष्ठीना अधीनार सहनिर्धार्थीઓ, યોગેશ ભૈયા એ સહનિર્ધાર્થીઓ, અહીંયા જે 30 પાર્ટિસિપેટ છે એ બધા મારા બધા રૂમ પાર્ટનર, ગિરીશભાઈ, સતીશભાઈ, દીપાબેન, મીનાભાભી, સમર્થ પરિવારમાં દિનેશભાઈ, દશરથભાઈ, ગોવિંદભાઈ, સમર્થનો આખો પરિવાર, અનિલભાઈ, અમારા વલ્લભભાઈનું અમારું ધ્યાન રાખવામાં હર્ષાબેન, કિચનના જીગરભાઈ, આ આયોજનમાં મેઇન કામ કરનાર પાર્થભાઈ, બંને બહેનો જે સફાઈ રાખે છે એ બંને બહેનો, પછી જીગરભાઈની સાથે રણજીત છે, રણજીતભાઈ, મનોજભાઈ અને રિયા માટે તો મારે લાઈવ એક્ઝામ્પલ કાયમ રહેશે, યાદ કરું છું। તો આ બધા પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા કરી અનિલભાઈ, કોટક સાહેબ અને દાદા ભગવાનના મા પાસેથી આશીર્વાદ માંગુ છું કે શાસ્ત્ર અભ્યાસમાં હું પારંગત થઈ ને આમાંથી નીકળું છું। ધન્યવાદ। हाँ, अभी मैं जब भैया को सुन रहा था तब मेरे अंदर जो महसूस हो रहा था, मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं बाबा जी को सुन रहा हूँ। मतलब क्योंकि बाबा जी के वीडियो बहुत मैं सुनता हूँ, वो जो एक सरलता के साथ जैसे जो प्रस्तुत होते थे, तो अभी रविकांत भैया को जब मैं सुन रहा था तो वो पक्का है उन्होंने 6 साल बाबा जी को बहुत बारीकाई से उन्होंने देखा होगा, मतलब उनको अनुभव भी किया होगा, क्योंकि जब हम उनको देखते हैं ना तो वो सरलता हमको दिखती थी। तो मेरे लिए तो इस शिविर का सबसे ज़्यादा आउटकम तो ये है कि भैया आपकी सरलता बहुत बहुत मतलब एक दिल को छू जाने वाली है।
अभी ये आईआईटी हम हमारे लिए, हम तो टीचर है, हमारे लिए तो आईआईटी यानी कि बच्चा जब आईआईटी में चले जाए तो हम डंडे मतलब ढोल बजा के पूरे गांव को बताते हैं कि भाई आईआईटी में हमारा बच्चा गया। तो आपने इस लेवल को आपने इस लेवल पर पहुंच के जो सरलता के साथ जो आपने चूज किया है, मतलब हमारे लिए एक प्रेरणा सोर्स हो आप। और जब ये पूरा जैसे अब तक हम सबने बताया वैसे शास्त्राभ्यास के लिए मन नहीं बनता था, इस शिविर से हो जाएगा भैया। इस शिविर से शास्त्राभ्यास करने का मन हो ही जाएगा। मतलब मैंने तो ऐसा डिसाइड किया कि ज़्यादा नहीं, लेकिन दिन के 2-3 पेज पढ़ना शुरू करना है, उसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेट वही समझ में आया। और अपने मानवीयता का चित्रण जो है ना, इतना बोलते ना वो बार बार गुड़ करके इतना स्थापित कर दिया है कि मतलब यहाँ बाबा जी का आप जब चरित्र बोलते हो ना, वैसा लगा मुझे जैसे बाबा जी क्या कहना चाहते थे। मतलब आपने जो निष्कर्ष निकाला उसको आपने एग्जैक्टली जैसे माखन निकलता है ना, वैसे हमको दे दिया। आपके 6 साल में अपने बाबा जी के साथ रह के जो निकला ना कंक्लूजन, मतलब जो उसको हम क्या बोलते, मक्खन बोलते हैं ना, तो हमको सीधा मक्खन आपने दे दिया कि भाई बाबा जी ये बोल रहे हैं, आप समझ लो। पहले मानवीयतापूर्ण आचरण से शुरू करना है, क्योंकि अब तक वो क्लैरिटी नहीं थी कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि हमको मालूम था कि 3 ज्ञान है, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। मैं अब तक ऐसा समझता था कि वो जीवन ज्ञान और सह अस्तित्व ज्ञान हो जाएगा तो मानवीयतापूर्ण आचरण बाद में मिलेगा। यहाँ पे इतनी क्लैरिटी हो गई, क्योंकि लास्ट में आचरण पूर्णता आती है ना, जागृति क्रम में लास्ट में आचरण पूर्णता आती है, तो हमको लगता है कि आउटपुट जो मिलेगा वो आचरण पूर्णता मिलेगी। यहाँ इतनी क्लैरिटी हो गई कि शुरुआत हम व्यवहार पक्ष से करेंगे। आप बीच बीच में कभी कोई ऐसी बात हो गई तो आपने तुरंत बता दिया कि यार ठीक है मेरे से गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर आप व्यवहार पक्ष पे आ जाते थे वापस। शब्दों में नहीं, मतलब शब्दों से कभी दलील नहीं किया आपने किसी के साथ, वो चीज आपको लगता है, लेकिन मुझे तो इतनी छू जाती थी, मतलब हर एक को छुई होगी। मतलब उनका जो बोलने का तरीका और इतनी स्पष्टता के साथ कि यार मेरा अभी तो भास आभास ही है, और भास आभास में जो इतना हो सकता है तो फिर आगे तो बहुत कुछ हो ही सकता है। तो आपके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता भैया। साथ में हम सब समर डायमंड के लिए भी मैंने बोला, सारे भाई बहन जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हो पाया। हमारे सुरेश अंकल कहाँ गए, मैं उनको पावर हाउस बोलता हूँ हमारे लिए, उनके लिए भी कृतज्ञता। सबके लिए अनिल काका, कोटक सर, सबके लिए कृतज्ञता। और बाकी प्रभु दादा ने सबके नाम ले लिए थे, उसको रिपीट करता हूँ, सबके लिए कृतज्ञता, धन्यवाद। वापस कभी यहाँ अध्ययन शिविर हो तो आप सब पधारना और साथ में मिलके जम के अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। तो अभी तक सम्मोहन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ ऐसा नहीं बोलता था, मगर अगर सम्मोहन हिप्नोटाइज में रह गए तो आगे की यात्रा नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आगे की यात्रा है। ये मैं लिखा था, ये सही मेरे में दिखा तो दूसरों को बताने का भी मेरी फर्ज बनती है। तो जब भी किसी को ऐसा लगता है ये बात अच्छी है तब हिप्नोटाइज हो, अच्छा होने के लिए प्रयास शुरू हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। तो अभी तक अच्छी लगती थी, अब लगे रहेंगे मुन्ना भाई मानव बनने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। वो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और भैया जी के प्रति भी शिविर के बारे में तो सभी ने बोल ही दिया, लेकिन मैं तो भाभी जी के बारे में बोलना चाहूंगी, रश्मि दीदी के बारे में। जैसे भैया जितने सरल है ना, भाभी भी उतनी ही सरल है, और उनकी बिटिया तो अद्भुत है। वो अनुभूति अद्भुत है अनुभूति है ना, वो अद्भुत है। और एक और बात, भैया ने जितनी बार भी दीदी का नाम लिया है और उनके बारे में जो कुछ भी कहा है वो हमें तो 100% सही लगा है। उसमें प्योरिटी ही प्योरिटी है और कुछ नहीं है। हम लोग इतने 1 हफ्ते से तो उनके साथ रह रहे हैं, तो बहुत ही सरल है। उनके बारे में
और तो क्या कहूँ। नमस्ते सभी को। भैया आपके प्रति बहुत कृतज्ञता, और इसलिए कृतज्ञता कि आप पूरे परिवार के साथ यहाँ आए, क्योंकि हमें भाभी से मिलना हुआ, अनुभूति हमारे साथ खेली हमारे बच्चों के साथ। तो भाभी के साथ हम अभी भी उनके साथ थे थोड़ी देर पहले, पर ऐसा लगता ही नहीं कि ये हम अलग से हमारे परिवार में आए हैं, या इतना अच्छा लग रहा है, भैया की तरह ही वो है बिल्कुल। तो नेक्स्ट आते रहना भैया, वही कहने के लिए लिया है मैंने माइक। और एक बात कहना चाहूँगी, ये शिविर का जो भी आयोजन रहता है ना, उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है। हमारे जो बहुत बड़ा होता है ऐसा अभी लग रहा है। पूरा परिवार ऐसे आनंद उत्सव मनाने लगता है, तो हम अकेले नहीं, पूरा एंजल परिवार, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। हाँ, नमस्कार। वैसे तो मेरे को जो बात करनी थी वो सारी गिरीश भाई ने कर दिया। तो रविकांत भाई ने जो पूरे 7 दिन में जो झलक दिखलाई अभ्यास दर्शन के लिए, जो उत्सुकता उन्होंने दिखाई, मानव व्यवहार क्या होता है, न्याय दर्शन क्या है, निर्विरोधिता क्या है, और जो शास्त्र अभ्यास में रस कैसे जागृत किया जाता है, उन्होंने इतनी अद्भुत तरह से समझाया कि मैं बयान नहीं कर सकता। और ऐसा मेरे को लगता था कि ये अभ्यास तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे को ऐसा लगता था कि इतनी ज़्यादा बुकें कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझ में आएगा, इसमें जो इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। मैंने 5 शिविर तो की है, मेरी शायद 6ठी शिविर है। अब तक मेरा रस नहीं बना था, पर इस शिविर में परफेक्टली मेरा रस बन गया। वैसे तो मैंने एक पहले से डिसीजन तो किया हुआ था कि मेरे को 100 दिन के लिए जाना है, जब सोम भैया आए थे। तो उसके बाद भी अब तक मैंने बुक का अध्ययन स्टार्ट नहीं किया था। बट जो संजीव भैया मेरे घर पे आए और उनकी जो सरलता देखी, और सुबह 5:30 से 7 बजे का सेशन होता है, उसमें पिछले 5 दिन से मैं उनके साथ ज्वाइन हो रहा हूँ। तो जिस तरह से अध्ययन करवा रहे हैं, तो मेरे को तो ऐसा लगा कि इस तरह से इजीली अध्ययन हो सकता है। तो ऐसा तो हमने कभी बच्चों को इतनी इजीली पढ़ाया ही नहीं है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं। तो जिस तरह से अध्ययन करवाते हैं, जिस तरह से भैया ने भी अपनी बात रजू की, वो तो अद्भुत है। तो मेरा तो इंटरेस्ट बन गया। उससे ज़्यादा मेरे को ये लगा कि अब तक जहाँ भी हम जा रहे थे, जैसे आदर्शवाद की बात करें कि अपने मोक्ष के लिए बात करें, तो भैया ने ये तो बता दिया कि ऊपर जाना है तो रास्ता तो है। डायरेक्ट जंप वाली बात बहुत किसी के लिए रेयर केस हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो रास्ता है। मानव व्यवहार से ही निकलना है, न्याय को देखना है। ध्यान की जो डेफिनेशन उन्होंने बताई वो भी अद्भुत रहा कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान होता है। तो अपने पे ध्यान लेना है, अपने व्यवहार पे लेना है, अपने आचरण पर लेना है। सबसे ज़्यादा बात जो मेरे को सटीक लगी, उनका जो आचरण था कि मेरी बात से किसी को कुछ लगता तो नहीं है ने। किसी का चेहरा देख के इनको पता चल जाता था कि मेरी बात इनको थोड़ी खटकी तो नहीं है ने। तुरंत वो क्लियर कर देते थे कि मेरी बात गलत तो नहीं लगी ने, क्योंकि उनको लगता है कि उससे भी कर्म बंधन हो जाता है, इससे भी प्रारब्ध बन जाएगा। तो प्रारब्ध नया बनाना नहीं है, जो है उसको मिटाना भी नहीं है। उसके लिए ध्यान आकर्षण, उन्होंने वो भी बात बहुत अद्भुत बताई कि प्रारब्ध तो जो है वो तो भोगना ही है, पर उसे मैं तो ऐसा कहूँ, उन्होंने बताया कि झेलने की बात छोड़ दो। झेलना है तो उसमें दुख रहेगा, जो प्रारब्ध है तो वो तो ऐसे ही होएगा। हमको आगे का सोचना है। तो आगे की बात है तो करते जाएंगे, मानव आचरण में आएगा, न्याय दर्शित हो जाएगा, तो वो प्रारब्ध तो जल के खाक हो जाएगा। उसकी कोई चिंता ही नहीं करनी है।
आशावादी ही रहना है, निराशा की बात नहीं करनी है। जब भी निराशा में जाएंगे तो दुख होगा। मेरे लिए तो हर्ष की बात है कि मेरी बच्ची इसके साथ जुड़ गई, बस वही अच्छी। सभी को पहले तो बाबा जी से बहुत बहुत कृतज्ञता, साथ में यहाँ के वरिष्ठ नवीन काका है, अनिल काका है, कोटक काका है, और उनसे मिले सुरेश काका, जिन्होंने हमें ये राह दिखाई है। उनके साथ हम ट्रैकिंग में जाते थे, तब थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी होती थी। तब से पहली शिविर सुरेश काका की, उसके बाद ये जर्नी बनी है। 6 महीने पहले मुझे थोड़ा ट्रैक मेरा चेंज हो गया था, क्योंकि जिज्ञासा थी कि मुझे कुछ पाना है। तो मैं ये जो 6 दोस्त है ना, वो दोस्त को, वो प्रवृत्ति को ज़्यादा देखता था अंदर, कि मेरे में गुस्सा आ गया, मेरे में ये काम आ गया, ये आ गया, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है, कौन से चित्रण से आ रहा है, संवेदना से आ रहा है, प्रवृत्तियाँ चेक करता रहता था। लेकिन लास्ट महीने से थोड़ा मेरा भी ऐसा मन बना कि मुझे ये मेरी जो प्रवृत्तियाँ देखने से उसका मांजन नहीं होने वाला, कुछ नया करना पड़ेगा। और साथ में शिविर आ गई, और तो मेरे पहले दिन इतना क्लियर हो गया कि मुझे ये जो नेगेटिविटी को छूना भी नहीं है, दृष्टा भाव में देखना भी नहीं है, सिर्फ मुझे मानवीयता आचरण कैसे डेवलप हो जाए, एनडीएस कैसे स्थापित हो जाए, उसको ही देखना है। तो उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता भैया, आपने ध्यान दिलाया। और मैं ज़्यादातर वो एनवीसी के बारे में सोचता रहता था कि कैसे मैं बनावटी से बोलूँ सामने वाले को तो उसको अच्छा लगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट 1 महीने से कि मैं सहजता से बोलूँ, जो कड़वा बोलना पड़े तो बोलना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो सहजता जो दिल में वही बोलना है। तो वो थोड़ा मुझे ध्यान गया है। और ज़्यादातर कहने के लिए एक बात ये है कि मैं बाबा जी से इतना अटैच नहीं था। मैं कभी कभी बार बोलता था गिरीश भाई को, बाबा जी को हम इतना हाईलाइट्स क्यों करते हैं, क्योंकि ये हम जो कैनवासिंग करने वाले हैं प्रोग्राम को, मानवीय के प्रोग्राम है ये आचरण वाला, तो ये बाबा जी वाला फिर से ये फर्की लग जाएगी तो लोग कोई विरोध करेंगे। लेकिन एक्चुअली उनके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता, पहला उनका ही नाम लेना चाहिए, क्योंकि इतना सारा इतनी अच्छी चीज़ सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने कोई क्रेडिट लिए बिना रख दिए, तो हमारे लिए बहुत बहुत आभार है उनके प्रति, खूब खूब कृतज्ञता, खास करके समर्थ डायमंड के प्रति भी, क्योंकि उनका एक पैरेलल हमें सपोर्ट रहा है डीसा के साथ। टेक्निकल कोई बात है, कोई नए प्रबोधक को बुलाना है, तो दशरथ भाई, दिनेश भाई सबका साथ रहा है, उनके लिए भी कृतज्ञता, थैंक यू। और सभी को निवेदन है, नीचे यहाँ डीसा के फेमस पोटैटो रखे हैं, तो वो लेकर जाइए, ठीक है। मैंने तय भी कर दिया है, आज भी मैं सुबह 5 बजे उठ के 3 पेज रीड किए थे। ऐसे मैं रीड नहीं करता था, सुनता था, लेकिन आज मुझे थोड़ा ध्यान में आया कि मैं जब छोटा था तो मेरी आदत क्या थी, जब पार्टी देते थे, पार्टी में हम लोग उसको बोलते का ABCD वो सब, तो उसको घूंटते थे हम, ऐसे 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 घूंटते थे। तो वही प्रैक्टिस याद आई कि ये बार बार करेंगे, इसमें शास्त्र अभ्यास तो हो ही जाने वाला है, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच सब।